हेलो नमस्कार साथियों, जीएस रिसर्च चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है राजस्थान का भोकाल, जो कि रीड, पटवार और वीडियो के लिए होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण। इसकी मैराथन क्लास आज पहली मैराथन क्लास होने जा रही है। पटवारी एग्जाम से पहले इसकी बहुत मैराथन क्लास आएगी। आप लोग ऐसी ही मैराथन क्लासों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जुड़े। आपको ऐसी ही मैराथन क्लासें भविष्य में इस चैनल से उपलब्ध होती रहेगी और पटवारी और वीडियो के पहले बहुत कुछ होगा खास इस चैनल पर, इसलिए इससे जुड़िए। आज की क्लास पसंद आए तो इसके नीचे लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम पता लगा पाए कि ये क्लास को इसको कितने लोग पसंद करते हैं। तो चले आइए चलते हैं आज की क्लास में। क्या है आज की क्लास खास? आज की क्लास वैसे ही खास होगी, देखते ही सबको पसंद आएगी, इसकी गारंटी है। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही कूट चुनिए। राजस्थान की जलवायु, जलवायु के बारे में सही कूट हमें चुनना है। इनमें से सही कूट कौन सा है ये देखना है। तो पहला पहला क्या है इसमें? पूर्व से पश्चिम की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। साथियों, इस क्वेश्चन की जो समझ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होगा, 100% रिपीट होगा। रिपीट क्यों होगा? क्योंकि इसमें तरीका बदल दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो यही रहेगा। कैसे? देखिए, मैप में इसको समझते हैं। ये देखिए राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का मैप है। अब इसमें क्या है? पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व इधर है, जैसलमेर की ओर पश्चिम माता इधर जाएंगे तो क्या होगा? वर्षा की मात्रा कम होगी। और नीचे से दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो क्या होगा? वर्षा की मात्रा घटेगी। मरुस्थल की तरफ कम वर्षा होती है। तो ये पूछना चाह ये इसी ने यही फैक्ट बनाया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे तो वर्षा कम हो रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे तो वर्षा कम हो रही है। तो इस प्रकार इसका ये हो जाएगा सही ऑप्शन। इसका पहला ऑप्शन सही है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक व वार्षिक तापांतर क्या होता है? अधिक। पश्चिम मरुस्थल में रेत होती है, जिससे दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिक होता है, बिल्कुल सही है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। साथियों, ये बात गलत है। 49 डिग्री सेल्सियस तक तापमान नहीं जाता है, कम रहता है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। 1 तथा 2 सत्य है और तीसरा गलत है। इस प्रकार का क्वेश्चन रिपीट कैसे होगा वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। अगली बार ये देगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा बढ़ती है, और देगा उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। तो ये कथन सही होगा। जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो हमेशा वर्षा बढ़ती है, और पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो वर्षा घटती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, वर्षा किधर बढ़ती है और किधर घटती है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो आप इस प्रश्न से संबंधित अगर कोई दूसरा प्रश्न आएगा तो उसको आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर पाओगे। जैसे दक्षिण में बरसात बहुत ज़्यादा होती है, उत्तर में कम होती है, पश्चिम में कम होती है तो पूर्व में ज़्यादा होती है। बस ये चार ही चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। साथियों, मैं आज एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है वो सीधे बोर्ड की वेबसाइट से उठाए गए क्वेश्चन है। इसमें कोई डाउट नहीं है। जो एग्जामिनर ने पूछे वही क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उनके कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ताकि वीडियो पटवारी जो अभी एग्जाम हो रहे हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन कथन कारण वाले आएंगे, जिससे आपको देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इनको देख के घबराना क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो वैसे लाइन में कथन कारण में बनाएगा तो भी इजी है, और वैसे वन लाइनर क्वेश्चन टफ होता है। ऐसे तो ये तो वैसे इजी हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ आप। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे अगले क्वेश्चन आएंगे। अगले क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे कैसे आएंगे वो अब मैं आपको बताता चल रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन बताया, अभी इसको बताऊंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है हमें। 3 कथन दिए गए हैं, इसमें हमें पता लगाना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। लूनी बेसिन जिसको किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है, लूनी बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। बिल्कुल, गिरवा बेसिन कहाँ पर है? उदयपुर में है। गग्गर का मैदान चूरू जिले में है। यहाँ पर एग्जामिनर ने गलती करा दी। गग्गर का मैदान चूरू जिले में नहीं है। गग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर में है। गग्गर का मैदान कहाँ पर है? हनुमानगढ़ और गंगानगर में है। तो हमारा पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा गलत है।
1 और 2 किस ऑप्शन में मिल, अब आंसर निकालने की टेक्निक सीखो। ऑप्शन 3 गलत है ये पता चल गया, ये डी कट गया, सी कट गया, इसमें भी 3 है, एक इसमें भी 3 है, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट रहे थे, और जिसको तीसरा पता है वो भी आंसर निकाल सकता है। इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 और 2 सत्य है। लोनी बेसिन वाला और गिरवा वाला दोनों सही है। गग्गर का मैदान चूरू में नहीं है, गग्गर का मैदान हनुमानगढ़ और गंगानगर में है। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सासी जनजाति, सासी जनजाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, भरतपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, भरतपुर में। और बाकी जनजातियों के मैं आपको बता देता हूँ, जैसे सहरिया जनजाति के लोग बारां की किशनगंज और शाहबाद तहसील में पाए जाते हैं। कथोड़ी जनजाति के लोग हमारे उदयपुर में पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मीणा जनजाति के लोग सवाई माधोपुर जयपुर आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भील जनजाति के लोग डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपको सभी जनजातियों का पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओ। सहरिया जनजाति तो हो गई। ग्रासीय जनजाति के लोग सिरोही और इधर के सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें आपके ध्यान में रहेगी, दिमाग में रहेगी, तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे पाओगे। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, देखते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। साथियों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखते हैं, AW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, BSHW कहाँ पाई जाती है, BWSW कहाँ पाई जाती है और CW कहाँ पाई जाती है। मैप से इसको समझते हैं। मैप मान लो ये राजस्थान का मैप है, ये मैप है, ये राजस्थान का मैप है। तो यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, अर्ध शुष्क में कौन सी पाई जाती है, और इधर इधर कौन सी पाई जाती है, मैदानी जो हमारा प्रदेश है वहाँ पर कौन सी पाई जाती है ये देखना है, और इधर कौन सी पाई जाती है। तो दक्षिण में जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वहाँ पर तो AW पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, AW। ये वर्गीकरण जो दिया है वो हमारे कोपेन महोदय ने दिया है। और मरुस्थल में कौन सी पाई जाती है, तो BWHW। मरुस्थल में कौन सी पाई जाती है, BWHW, BWHW। और यहाँ पर कौन सी पाई जाती है, अर्धशुष्क में BSHW। कौन सी पाई जाती है, BSHW। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में इधर कौन सी पाई जाती है, ये इधर पूर्वी मैदान में अरावली में आपकी यही रहेगी BSHW वाली। मरुस्थल में यह आएगी BWHW। और आपके जो मैदानी प्रदेश है उसमें आ जाएगी CWG। कौन सी आ जाएगी, CWG। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब क्या है क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था AW कहाँ पाई जाती है, चूरू सीकर में। नहीं भाई, AW कहाँ पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाती है। और कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे दे सकते हैं BSHW कहाँ पर है, बाड़मेर और जालोर में है। BWSW जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर में, जो रेतीला मरुस्थल है हमारा थार का, वहाँ पर BWSW है। CWG हमारी अरावली में है, और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र मतलब अरावली और मैदानी प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर CWG। तो AW कहाँ पर मिलेगी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। BSHW कहाँ मिलेगी, अर्धशुष्क और अरावली वाले क्षेत्र में। BWSW कहाँ मिलेगी, पश्चिमी मरुस्थल में। और CWG कहाँ मिलेगी, ये मिलेगी हमारी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो आता है वहाँ पर CWG मिलेगी। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ये क्लास होने के बाद में आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसी ही क्लास और लाई जाए क्या। इस बारे में आप कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि ये क्लास आपको कितनी पसंद आ रही है और आपकी परीक्षा के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। वैसे इंपॉर्टेंट तो होगी क्योंकि ये सब एग्जामिनर की नज़रों से निकले हुए क्वेश्चन हैं, तो वापस रिपीट होने की पूरी संभावनाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजनाएं हैं और हमें मिलान करनी है। तो हमें सबसे पहले सिद्धमुख परियोजना कहाँ है ये देखना है, नर्मदा कहाँ है, जवाई परियोजना कहाँ पर है और जाखम कहाँ है। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं, जाखम कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है। जाखम प्रतापगढ़ में, मतलब D का 3 होना चाहिए। D का 3 किस में दे रखा है, तो D का 3 देखते हैं हम, इसमें 2 दे रखा है, इसमें D का 3 है, इसमें 2 दे रखा है, और ये नीचे वाला ऑप्शन देख नहीं रहता, आप मिला के देख लेते एक बार। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। जवाई परियोजना, जवाई परियोजना कहाँ पर है, तो जवाई हमारी पाली में है। जवाई कहाँ पर है, पाली में है। तो C का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और C का पहले में 1 दिख रहा है, दूसरे में 1 दिख रहा है, तीसरे में 3 दिख रहा है,
जो कि गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यहाँ देखिए, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही। इंग्लिश वाले पे मैं राइट कर देता हूँ, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही। तो अब देख लेते हैं कौन सी परियोजना कहाँ है। आपको वन लाइनर में क्वेश्चन बना के दे देगा अगली बार कि जाखम परियोजना कहाँ पर है, तो प्रतापगढ़ में है। जवाई परियोजना कहाँ पर है? पाली में है। नर्मदा परियोजना कहाँ पर है? ये नर्मदा वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, जालोर और बाड़मेर में है। नर्मदा परियोजना कहाँ पर है? जालोर और बाड़मेर में। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का जो राजस्थान में पहली बार प्रयोग हुआ था वो नर्मदा नहर परियोजना पर हुआ था, और इससे लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं? बाड़मेर और जालोर। आपको इन सबको अलग अलग भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं, ये 4 क्वेश्चन है। सिद्धमुख परियोजना, सिद्धमुख परियोजना कहाँ है? हनुमानगढ़ और चूरू में है। हनुमानगढ़ और चूरू में कौन सी परियोजना है? हमारी सिद्धमुख परियोजना है। साथियों, लाइट का इशू हो गया बीच में, लाइट जाके दोबारा भी वापस आ गई। सिद्धमुख परियोजना याद हो गई, कहाँ की? हनुमानगढ़ चूरू। नर्मदा परियोजना याद होगी, जालोर और बाड़मेर की है। जवाई परियोजना हमारी कहाँ की है? पाली की है। और जाखम परियोजना कहाँ की है? हमारी प्रतापगढ़ की है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होंगे, इन क्वेश्चन को अच्छे से याद रखें, आप लिख के इन्हीं को याद कर लो। यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगर आजकल बोर्ड क्या कर रहा है कि कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, और हम कहाँ पर जा रहे हैं? रटन पद्धति पे। फैक्ट कितने भी रट लो, लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ आएगा? फैक्ट रटेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? देखो ये कितना ईजी है। ये मान लो ये राजस्थान का मैप है। मैप पे नहीं जाना है, आपको देखना है, समझना है। ये राजस्थान का मैप है। यहाँ पर कौन सा जिला आता है? जैसलमेर आता है। यहाँ पर कौन सा आता है? पाली आता है। यहाँ पर कौन सा आता है? अजमेर आता है। और यहाँ पर कौन सा आता है? धौलपुर आता है। अब ये कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम जमाओ, ऐसे जमा दो। ये तो कितना ईजी हो गया। सबसे पहले धौलपुर आएगा। धौलपुर कितने नंबर पे? 4 नंबर पे। 4 नंबर पर एक में कहाँ आ रहा है? तो एक में सी में आ रहा है और डी में आ रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन कट गया, ऑप्शन ए भी कट गया। अब कह रहा पाली, पाली तो तीसरे नंबर पे आ रहा है। दूसरे पे आ रहा है वो कौन सा है? तो दूसरे पे आ रहा है वो हमारा कौन सा है? अजमेर है। तो अजमेर 3 पे, 3 दूसरे पे आएगा, मतलब 3 नंबर आएगा इसके बाद। धौलपुर के बाद अजमेर, मतलब 3 आएगा इसके बाद। 3 किस में? 4 नंबर में, इसमें सी में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आपका क्वेश्चन तो यही आने हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस इन्हीं के क्वेश्चन की करनी है और इस कॉन्सेप्ट को समझना है। दूसरी बार ये जिले क्या करेगा? वो चेंज कर देगा। जिले चेंज करके फिर लिख देगा कि इनको पूर्व से पश्चिम जमाइए। तो आपका नज़रिया जो मैप होता है, उसको आपका जो देखने का नज़रिया होता है वो बेहतरीन होना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते हो। तो सबसे पहले धौलपुर, इसके बाद अजमेर, अजमेर के बाद आएगा पाली, और पाली के बाद आएगा जैसलमेर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में फैला हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो हमारा महान सीमा भ्रंश है वो राजस्थान के किस भाग में? तो आप देखिए इधर, जो महान सीमा भ्रंश है वो कहाँ पर है? हमारे इस दक्षिणी भाग में जो है वो महान सीमा भ्रंश है। यहाँ पर कौन है? महान सीमा भ्रंश है। एक दरारनुमा संरचना है जिसको महान सीमा भ्रंश कहते हैं। वहाँ पर क्या है, वो विंध्याचल श्रेणी जो है वो उसका मिलन यहाँ पर होता है। यहाँ पर मिलन होता है जिससे यहाँ दरार बन गई है, उसी को क्या कहते हैं? महान सीमा भ्रंश कहते हैं। तो कौन से पार्ट में हो जाएगी ये हमारे दक्षिण पूर्वी भाग में हो जाएगी, क्योंकि ये तो हो गई दक्षिण, ये दिशा हो गई दक्षिण, और ये हो गई पूर्व। तो कौन सी दिशा में हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस दिशा में है? तो ये दक्षिण पूर्वी में है, दक्षिण पूर्व में है। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है देखिए। लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार अवस्थित है कहाँ पर है? लसाड़िया का पठार उदयपुर में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो फैक्चुअल होते हैं, ये रटने वाली चीज़ है। इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे वो ये रटने वाली चीज़ है। वो पहले जो क्वेश्चन आया था वो फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपन क्वेश्चन के माध्यम से ही समझ सकते हैं, ना तो ऐसी चीज़ें अपन किताबों में रटते हैं और ना किताबों में अपने को मिलती हैं। तो लसाड़िया पठार कहाँ पर है? उदयपुर। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो गोगुंदा का जो अपने जो भोराट का पठार है, भोराट का पठार जो है वो उदयपुर के गोगुंदा, उदयपुर का गोगुंदा, और राजसमंद का कुंभलगढ़, राजसमंद का कुंभलगढ़, राजसमंद का कौन सा है? कुंभलगढ़। इनके बीच कौन सा पठार है? तो भोराट का पठार। यहाँ पर भी फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, वो देखेगा कभी देगा कि उदयपुर और राजसमंद के बीच में भोराट का पठार स्थित है, वो भी कथन सही है। वो देगा गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में भोराट का पठार है, वो भी सही है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा लसाड़िया का पठार कहाँ पर है, तो लसाड़िया का पठार कहाँ हो जाएगा?
उदयपुर में हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष पूछा है? मतलब 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात कहाँ का है? उनके आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात कहाँ का है? मतलब 0 से 6 वर्ष के बच्चों में 1,000 लड़कों पर सबसे कम लड़कियां कौन से जिले में है, ये पूछ रहा है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात कहलाती है। तो ये साथियों कौन से जिले में है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ है 0 से 6 वर्ष में निम्नतम लिंगानुपात वाला जिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फटाफट रिवीजन करते जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। आप श्योर मानिए कि इस क्लास से आपको बहुत क्वेश्चन पटवारी में मिलेंगे और ऐसी क्लास मैं 2 और लूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि क्लास आपके पास पहुंच जाए। आप लोग इस क्लास के नीचे ये कमेंट करिएगा कि आपको ये क्लास कितनी पसंद आई, कैसी लगी और ऐसी क्लास दूसरी होनी चाहिए या नहीं, इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे आगे क्लास लेने में समझ आए। आजम और जाजम ये दोनों प्रिंट है। क्या है? प्रिंट है। तो आजम और जाजम प्रिंट कहाँ की फेमस है? चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़ में कहाँ की? आकोला की। कहाँ की है? आकोला। आकोला चित्तौड़ की फेमस है। आजम जाजम प्रिंट पूछ सकता है, आजम अलग पूछ लेगा, जाजम अलग पूछ लेगा। तो कहाँ की है ये? चित्तौड़गढ़ की फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है? वहाँ पर मध्यम काली मृदा पाई जाती है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में कैसी मृदा पाई जाती है? झालावाड़ में झालावाड़ में। और कैसे वहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है? हाड़ौती पाट में मध्यम काली मृदा पाई जाती है। यहाँ पर कैसी मृदा पाई जाती है? पश्चिमी भाग में रेतीली मृदा पाई जाती है। देखो पूर्वी भाग में कैसी पाई जाती है? जलोढ़ पाई जाती है। हाड़ौती भाग में कैसी पाई जाती है? तो मध्यम काली या काली मृदा पाई जाती है। और यहाँ बीच में जो मृदा पाई जाती है वो लाल पीली मिश्रित मृदा पाई जाती है। तो इस प्रकार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन के आंसर आप बहुत आसानी से दे दोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आनंदपुरी भूकिया। ओ, आनंदपुरी भूकिया और तिमारन माता क्यों प्रसिद्ध है? यही तो है बांसवाड़ा में सोने वाली बात। सोना निकलता है बांसवाड़ा में। तो ये क्यों आनंदपुरी भूकिया और तिमारन माता क्यों प्रसिद्ध है? स्वर्ण निक्षेपों हेतु प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? स्वर्ण निक्षेपों हेतु। अगली बार ध्यान रखिए, आनंदपुरी अलग, आनंदपुर भूकिया अलग देगा, तिमारन माता अलग देगा, तो यहाँ पर क्या निकलता है? सोना। और एक खनिज और निकलता है मैग्नीज, जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो बांसवाड़ा में होता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। साथ साथ गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? गोवंश की कौन सी नस्ल मालानी भी कहलाती है? तो राठी नस्ल जो होती है उसको क्या कहा जाता है? मालानी कहा जाता है। बाकी थार पारकर, कांग्रेज गिर, कांकरेज गिर, ये सब अपने गोवंश की नस्ल है, इनको ध्यान रखिए। अगली बार नस्ल पूछ सकता है, राठी पूछिए। राठी को मालानी भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन नेक्स्ट रिपीट होंगे तो गलत नहीं होने चाहिए, और जो क्वेश्चन पुराने रिपीट हो रहे वो तो गलत होने ही नहीं चाहिए। और आपकी ये बहुत अच्छी क्लास होगी। आप मैं कम से कम समय में इसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका समय खराब ना हो और आप इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करें। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? आईजीएनपी को किसकी जीवन रेखा मानेंगे? पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की या दक्षिणी राजस्थान की? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिम भाग में हमारे इससे सिंचाई होती है और पीने का पानी भी उपलब्ध होता है। तो कौन से भाग में हो जाएगा? राजस्थान के पश्चिमी भाग में। और इसको मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मैराथन इतनी शानदार होने वाली है कि आपका दिल गदगद हो जाएगा इसको लेने के बाद में। आप दोबारा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास देखने के बाद में कि ऐसी क्लासें और कितनी होनी चाहिए। निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है पूछा है। सांबर, सांबर खारे पानी की झील है। कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर और नागौर जिले में फैली हुई है। डीडवाना, डीडवाना कहाँ पर है? नागौर में है, ये भी खारे पानी की है। पिछोला, पिछोला हमारे उदयपुर में है और ये मीठे पानी की झील है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पिछोला। पंचपदरा बाड़मेर में है। नया जिला इसका बालोतरा है, ये भी खारे पानी की झील है। यहाँ पर रिफाइनरी भी लगाई गई है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिए, आपकी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? तो पिछोला झील नहीं है। पिछोला झील उदयपुर में मीठे पानी की झील है। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन रिपीट होंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके दोबारा बताऊंगा कि ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए।
निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में माही परियोजना एक संयुक्त उपक्रम है? माही परियोजना किन दो राज्यों में है? राजस्थान और गुजरात। राजस्थान मध्य प्रदेश की कौन सी संयुक्त परियोजना है? चंबल परियोजना। और राजस्थान पंजाब और हरियाणा तीनों की कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, वो इन तीनों का उपक्रम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर माही परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल मतलब बरसात में उगने वाली नहीं है, ये पूछा है। तो कौन सी नहीं है? चना हो जाएगा इसका तो, क्योंकि ये तो सर्दी में उगती है। रबी की हो जाएगी तो धान हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा और मक्का हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब खरीफ की फसल है। क्या है? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल हमारी जो बरसात में उगती है उसको हम खरीफ की फसल कहते हैं। खरीफ की फसल में मक्का है, बाजरा है, धान है, ये सब किस में आते हैं? ये सब खरीफ की फसल में आते हैं। और रबी की फसल में क्या आते हैं? चना आता है, मटर आता है, राई आती है, टमाटर आता है। और ये सब किस में आते हैं? सरसों है। ये सब रबी की फसल में आते हैं। और खरीफ की फसल में आते हैं मक्का, धान, बाजरा, चावल। ये सब किस में आते हैं? खरीफ। तो खरीफ रबी में तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है, क्योंकि सभी सारे किसान परिवार से आते हैं, तो सबको ही पता है कि कौन रबी है कौन खरीफ है। तो यहाँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, आप लोग इसको गलत करोगे नहीं। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? खनिज आधारित मतलब खनिज से बनता होगा। वस्त्र उद्योग नहीं, मत्स्य नहीं, खाद्य खाना वाना ये कृषि से होता है। मत्स्य पालन ये भी कृषि में आता है। वस्त्र उद्योग जो बनते हैं ये भी खनिज से नहीं बनते। तो पेट्रोकेमिकल उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पेट्रोकेमिकल जो उद्योग हैं वो खनिज आधारित उद्योग है। आपको नेक्स्ट भी ध्यान रखना, आपको कुछ भी दे दे आपको दिमाग लगाना है। खाद्य प्रसंस्करण तो ये तो कृषि से होगा। मत्स्य ये कृषि, पशुपालन हमारा सब कुछ कृषि में होता है। वस्त्र उद्योग तो खनिज से तो वस्त्र बनते नहीं है। तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोकेमिकल उद्योग। कुछ क्वेश्चन दिमाग से भी करने होते हैं, सारे क्वेश्चन न रटे जाते हैं, न सारे क्वेश्चन पढ़े जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को दिमाग से कर लेना, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? पेट्रोकेमिकल उद्योग है, वो खनिज आधारित उद्योग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? बताना है लौह अयस्क का प्रकार कौन सा नहीं है। सीडेराइट है, हाँ बिल्कुल है। सीडेराइट तो लौह अयस्क का प्रकार है, लौह उल्का। लिमोनाइट भी लौह अयस्क का प्रकार है। मैग्नेटाइट ये भी लौह अयस्क का प्रकार है। लिग्नाइट किसका प्रकार है? कोयले का प्रकार है। वो कोयले का सबसे ज़्यादा अपने लिग्नाइट है वो अपने बीकानेर में निकलता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लिग्नाइट हो जाएगा, क्योंकि लिग्नाइट है वो लोहे इसका का प्रकार न होकर क्या है? तो लिग्नाइट क्या है? कोयले का प्रकार है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? लिग्नाइट, ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तान त्रिकोण शामिल है। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिए, क्योंकि सारा कंफ्यूजन वाला ही मामला है इसमें। कौन सा जिला है? तो इसमें याद रखना है कि बाड़मेर नहीं आएगा। बाड़मेर नहीं आएगा तो ये रहा कट, इसमें बाड़मेर कट। इसमें पाली दे दिया, ये तो पहले ही कट गया, पाली वाली तो आते नहीं इसमें। हमेशा बाड़मेर से ही कन्फ्यूजन होता है इसमें कि बाड़मेर आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो आंसर बता रहा हूँ वो जो बोर्ड ने माने वही आंसर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर कोई डुप्लीकेट नहीं है, सबका सब ओरिजिनल आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसको अच्छे से पढ़े और यही आंसर करके आए, ताकि आप बोर्ड के जो आंसर है वही आंसर बोर्ड सही मानेगा। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर इनको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान त्रिकोण या मरु त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। मरु त्रिकोण में 3 जिले कौन कौन से आएंगे? जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। ये तीनों जिले किस में आएंगे? मरु त्रिकोण में। चलते हैं, आज की मैराथन बहुत लंबी होने वाली है। आप इस क्लास को देखिए, आपको मज़ा आएगा। पूरी क्लास देखने के बाद आपको लगेगा कि राजस्थान ज्योग्राफी में कुछ नहीं बचेगा, लेकिन मैं ज्योग्राफी की 2 क्लासें और लूँगा, जो सब कुछ इसके बाद कुछ नहीं बचने वाला है। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन में देखिए, सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारी चंबल। चंबल हमारी क्या है? सबसे लंबी नदी है। आगे चंबल के क्वेश्चन आएंगे और फैक्ट क्लियर करते जाएंगे चंबल के। सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारी चंबल। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के लिए उपयोग किया जाता है? सिंचाई भी होती है वहां से और जल विद्युत मतलब जल से विद्युत भी उत्पन्न होती है। ऐसा बांध कौन सा है? तो राम सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, मेजा बांध है और जवाई बांध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ से क्या होता है? सिंचाई भी होती है और यहाँ से क्या होता है? बिजली भी बनती है। बिजली और सिंचाई दोनों, बिजली और सिंचाई
दोनों। इसलिए ये बहुउद्देश्य परियोजना हो जाती है, जिसके उद्देश्य एक से बहु अधिक होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुउद्देश्य परियोजना कहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिस सिंचाई और जल विद्युत दोनों होती है? तो राणा प्रताप सागर बांध इस ऑप्शन में जो दे रखे हैं उसमें से कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। जवाई बांध अब अभी हमने पढ़ा, कौन कहाँ पर है? पाली में है। कहाँ पर है? पाली में है। मेजा बांध कहाँ पर है? कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में है। कहाँ पर है? कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में है। और देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान पूरे देश में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? मतलब ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा है जिसका राजस्थान सर्वाधिक उत्पादन करता है पूरे देश में? तो हमारा यहाँ पूरा मरुस्थल जो है, मारवाड़ जो है, वहाँ पर भेड़ पाली जाती है, तो राजस्थान ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है पूरे भारत राज्य में। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक स्थित है? किस शहर के नज़दीक स्थित है? और सीधा पूछना चाह रहा है कि रामगंज मंडी कहाँ पर है? रामगंज मंडी कहाँ पर है? कोटा में। रामगंज मंडी कोटा में किसके लिए प्रसिद्ध है? धनिया मंडी है वहाँ पर, इसलिए ये रामगंज मंडी फेमस है। धनिया का सर्वाधिक उत्पादन उस मंडी में जाता है, इसलिए इसे धनिया शहर भी कहा जाता है। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साथियों, ये जो क्लास से जो क्वेश्चन मैंने निकाले हैं उसको निकालने में मुझे 4.5 घंटे का समय लगा है, तो आप इसको 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पूरी तो कर ही सकते हो। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि इसको कम से कम समय में पूरा करूं ताकि आपके रिवीजन करने में कम समय का उपयोग हो और आप जल्दी से इसको पूरा करें। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान किस शहर में है? जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? रारी कहा जाता है, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो जयपुर में है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। रारी का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है, जिसे राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, इस पे फोकस करना है एग्जाम में, नहीं तो एक दो ऐसे ही गलत करके आ जाओगे। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा है कृषि आधारित उद्योग नहीं है? देखते हैं, दालें, दालें तो खुद कृषि है। चावल, चावल भी कृषि है। कपास, कपास भी कृषि है। लोह और इस्पात उद्योग, देखो लोहा और इस्पात तो खनिज है, तो फिर ये कृषि आधारित कैसे हुआ? इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोह और इस्पात उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। बाकी दाल मिले, चावल मिले, कपास उद्योग, ये सब क्या है? ये हमारे सब क्या हैं? कृषि आधारित उद्योग हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, कल जो क्लास होगी उसमें आपको जैसे कि ये कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, और इस वो क्लास थोड़ी डिटेल में ली जाएगी ताकि आप अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया जा सके और सब कुछ कवर किया जा सके। पिचोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो पिचोला की अभी बात हुई थी, पिचोला कहाँ पर है? उदयपुर में। अजमेर की झीलों के बारे में मैं बता देता हूँ, एक अजमेर में है आना सागर झील। कौन सी झील है? आना सागर। एक आना सागर झील है, और दूसरी कौन सी है? फाय सागर झील। ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है कि फाय सागर झील का नया नाम क्या है। फाय सागर अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया है, फाय सागर झील का नया नाम क्या है? तो फाय सागर झील का नया नाम कर दिया गया है अरुण सागर। क्या कर दिया गया है? अरुण सागर। फाय सागर झील का नया नाम कर दिया गया है। आप मेरी क्लास को इधर डिस्प्ले पे देखने की बजाय आप कानों में सुनोगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। कान से आप बहुत तेज से सुनना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फाय सागर झील का नया नाम क्या कर दिया गया है? अरुण सागर में। और अरुण सागर झील कहाँ पर में है? अजमेर में। फाय सागर झील का जो नामकरण हुआ था इंजीनियर फाय के नाम पर हुआ था, और आना सागर झील भी अर्णोराज ने इसका निर्माण कराया था। कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? अजमेर में है। तो इस क्वेश्चन को ये ध्यान रखिए। इस पिचोला झील कहाँ पर है? हमारी उदयपुर में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पिचोला झील, उदयपुर। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपको दिखने में तकलीफ हो रही होगी तो मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों के उत्पादन के लिए आदर्श हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये बात तो बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। साथियों ये गलत है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन नहीं होती है। जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन नहीं होती है। तो
इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन 1 सही है और 2 गलत है, ऐसा कथन हमारा कौन सा है? कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट परीक्षाओं में बहुत देखने को मिलेंगे। इनको अच्छे से समझिए कि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, एक पाई जाती है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाओगे। चलते हैं, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है सहरिया जनजाति के बारे में। सहरिया जनजाति के बारे में क्या सही नहीं है ये बताना है, क्या सही नहीं है। सहरिया का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, बिल्कुल सही बात है, ये 12 जिले में निवास करती है। वह भी 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील तक सीमित है। इसका मतलब ये हो गया कि 12 जिले की जो शाहबाद और किशनगंज जो तहसील है, केवल उन 2 तहसीलों में ही सहरिया जनजाति पाई जाती है और वास्तव में वहीं पर है, तो इसको ये ऑप्शन तो हमारा सही हो गया इसमें। और क्या देखा रहेगा इसमें, चौहान डोडिया आदि जैसे गोत्र होते हैं, चौहान और डोडिया ऐसे गोत्र होते हैं, ये भी सही बात है, चौहान और डोडिया गोत्र इसमें होते ही हैं। इस जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? तड़ापा। क्या कहा जाता है? तड़ापा। लेकिन ये हो गया गलत, तड़ापा नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। मुखिया को सहरिया जनजाति में क्या कहा जाता है? कोतवाल। वे कई देवी व देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु उन्हें उनके इनके इनके जो इष्ट देव जो है वो क्या है? बेहरू भरानी। इनके इष्ट देव क्या है? बेहरू भरानी। ये बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, इस जनजाति के मुखिया को तड़ापा कहते हैं। तड़ापा नहीं, इस जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल कहते हैं। तो इस प्रकार इस जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इस जनजाति के मुखिया को तड़ापा कहा जाता है। तड़ापा नहीं कहा जाता है, इसको कोतवाल कहा जाता है। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान में रखें। इसके जो पर लाइन है वहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। मान लो आपको क्वेश्चन पूछ लिया सहरिया जनजाति राजस्थान के कौन से क्षेत्र में निवास करती है, आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी। अगला पूछ लेगा सहरिया जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है? 12। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सहरिया जनजाति कौन सी तहसीलों में निवास करती है? तो शाहबाद और किशनगंज। इसमें कौन से गोत्र होते हैं? तो चौहान और डोडिया। इस जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? भील कहते हैं। तो ये कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। इनके इष्ट देव बेहरू बेहरू भरानी इनके इष्ट देव हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कई बनते हैं आपके, इसलिए एग्जामिनर के जो क्वेश्चन है ये मैंने क्या है RSMSSB की जो वेबसाइट है वहीं से मैंने क्वेश्चन डाउनलोड करके सीधे आपके सामने लेके आया हूँ, ताकि आपको ऐसे मिस्टेक नहीं लगे कि क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, कहाँ आया है, कहाँ नहीं। आप खुद लोग इनको देखिए और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वही आपको दोबारा परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है? जीवाश्म मतलब जो पुरानी जो चीज़ें होती है, पुरानी जो चीज़ें थी वो डायनासोर वगैरह ज़मीन में दब गए। ज़मीन में दबने के बाद में जो जब उनकी खुदाई हुई तो वो बाहर आए, तो उनके लिए एक पार्क बनाया गया। ऐसा पार्क हमारे राजस्थान में कौन सा है? आकलवुड फॉसिल्स पार्क। यहाँ पर आकलवुड लिख रखा है सिर्फ, तो इसका आंसर यही सही हो जाएगा, आकलवुड। आकलवुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है? हमारा जैसलमेर में है। इसका कुछ हिस्सा है वो मरु राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम बोलते हैं, मरु राष्ट्रीय उद्यान हमारा जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। इसी में ये आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। केवलादेव कहाँ है आपको पता है? भरतपुर में है। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है और सरिस्का अलवर में है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जीवाश्म पार्क कहाँ पर है, इसका सही आंसर हो जाएगा आकलवुड। मैं आपको ये केवलादेव रणथंभौर सरिस्का इसलिए बार बार बोलता रहता हूँ ताकि एग्जामिनर रिपीट जो क्वेश्चन बना के लेके आएगा वो इन्हीं पे लेके आएगा, कहाँ से लेके आएगा। और तो नए क्वेश्चन यही बनने हैं, इसलिए मैं आपको इनकी लोकेशन बता देता हूँ ताकि आप इनको बार बार आपके नज़रों के सामने निकलती रहेंगी तो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। किस शहर को राजस्थान का खाद्य टोकरा कहा जाता है? खाद्य टोकरा, फूड बास्केट ऑफ राजस्थान। फूड बास्केट ऑफ राजस्थान किसको कहा जाता है? श्री गंगानगर। इसको अन्न का कटोरा भी कहा जाता है, अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। तो श्री गंगानगर को क्या कहा जाता है? राजस्थान में खाद्य का टोकरा, क्योंकि सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर में होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। श्री गंगानगर को क्या कहा जाता है? राजस्थान के खाद्य का टोकरा कहा जाता है। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की 2 नकदी फसलें हैं? नकदी मतलब जिन फसल को हम बेच के सीधा पैसा ले सकते हैं। ऐसे ऐसे याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा, जिन फसलों को हम बेच के सीधा पैसा ले सकते हैं। कौन सी फसल है? गेहूँ चावल ये तो हमारे खाने के लिए होती है, जौ ये भी हमारे खाने के लिए होती है, बाजरा धनिया ये भी हमारे खाने के लिए होती है। लेकिन कपास और तंबाकू इनको सीधा बेचने से हमें पैसा मिलता है, इसलिए इनको नकदी फसल कहा जाता है। तो कपास और तंबाकू क्या है? नकदी फसलें हैं।
ये ऐसे भी दे सकता है कि वाणिज्यिक फसल है, वाणिज्यिक फसल जिनको हम बेचते हैं वो फसलें क्या होती है, वाणिज्यिक। अब कपास और तंबाकू इनको बेच के क्या होता है, बेच के सीधा पैसा लिया जाता है, इसलिए इनको नकदी फसलें कहा जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास और तंबाकू कैसी फसलें हैं, नकदी फसलें हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन। सेवन, धमन और कराद क्या है, मतलब डैश डैश है, मतलब क्या है ये पूछना चाह रहा है। तो सेवन क्या है, सेवन घास का प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सेवन, धमन और कराद जो घास है, ये सेवन जो घास है वो दुधारू पशुओं को दी जाती है और ज़्यादा पौष्टिक होती है। इसको खाने के बाद जो दुधारू पशु होते हैं वो दूध ज़्यादा देते हैं। तो सेवन घास हमारे पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है और वहाँ पर पशुओं को खिलाई जाती है, जिससे वो दूध ज़्यादा देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नरमा राजस्थान की किस फसल से संबंधित है। तो नरमा किसकी किस्म है, कपास की किस्म है। नरमा किसकी किस्म है, कपास की किस्म है। तो याद रखिए, नरमा अगली बार आएगा तो क्या होगा, नरमा क्या है, कपास की किस्म है। नरमा का संबंध एक दूसरा भी कपास अपने राजस्थान में होता है, अमेरिका का अमेरिकन कपास जो गंगानगर में होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अमेरिकन कपास सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो वो गंगानगर में होगा। नरमा कप किसकी किस्म है, कपास की किस्म है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कृषि का कौन सा संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है। कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को कौन प्रभावित करता है इन चारों में से। तो अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार, इसको कौन प्रभावित करेगा, अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार। हम कृषि कितने क्षेत्र में बो रहे हैं, कितने एरिया में बो रहे हैं, वो कृषि की उत्पादकता और उसके प्रारूप को प्रभावित करेगा। ये ऑप्शन ये परीक्षार्थी वो एग्जामिनर ने प्रश्न पूछ रखा है, तो इस क्वेश्चन को सीधा ध्यान रखिए, दोबारा रिपीट हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अश्वगंधा। अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाइयाँ बनाने हेतु किया जाता है। अश्वगंधा के पौधे के किस हिस्से का जो उपयोग है वो दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। तो अश्वगंधा की जो जड़ होती है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, दवाई बनाने में किया जाता है। अश्वगंधा की जड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है, दवाई बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जड़ों का उपयोग किस में किया जाता है, दवाई बनाने में। देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आज का वो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चना राजस्थान में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, रबी में उगाया जाता है चना। चने के अलावा क्या उगाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में लिखो। रबी की फसलें कौन कौन सी है, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे ये लिख के बताओ कि रबी की फसलें कौन कौन सी है, रबी की फसलें कौन कौन सी है। रबी की फसलें कौन कौन सी है आप कमेंट में बताओगे। यहाँ मैं बता देता हूँ कि चना रबी की फसल है, रबी के मौसम में इसको उगाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं, तिलहन राजस्थान में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। बिल्कुल, तेल देने वाली जो फसलें होती हैं उनको हम रबी में भी उगाते हैं और खरीफ में भी उगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, खरीफ में जैसे क्या उगाते हैं, सोयाबीन। खरीफ में क्या उगाते हैं, सोयाबीन उगाते हैं। और रबी में क्या उगाते हैं, तो रबी में क्या उगाते हैं, रबी में सरसों उगाते हैं। तो ये कथन सही है, तिलहन राजस्थान में रबी में और खरीफ दोनों मौसम में उगाई जाती है। इस प्रकार ऑप्शन दो भी सही है। तो इसमें जब दोनों सही है, ऐसा कौन सा हमारा कथन है, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। पटवार, रीट और वीडियो के लिए क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये अधीनस्थ बोर्ड का ट्रेंड है और ट्रेंड 2025 और 24 का, इसलिए आप ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिए। यही क्वेश्चन है जो दोबारा रिपीट होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब ये इसमें क्या पूछा है इसने, खरीफ और रबी तो पूछा है, और कोई रॉकेट साइंस थोड़ी पूछ लिया है कि चना राजस्थान में रबी की फसल है, तो रबी की फसल है ये पता है तो रबी में ही उगाएंगे, खरीफ में थोड़ी उगाने जाएंगे। दूसरी बात, तिलहन हम रबी में खरीफ में दोनों में उगाते हैं। तो तिलहन के बारे में ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मतलब अपने को पता है, अब रबी खरीफ पढ़ते हैं तो ये ध्यान में रखते ही हैं अपन। लेकिन अपन क्या कॉन्सेप्ट नहीं समझते और प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना, सबसे पहले ये बताओ काली सिंध नदी कहाँ बहती है, कमेंट बॉक्स में मेरे को एक बार बता दो, तो आपको काली सिंध तापीय परियोजना भी समझ में आ जाएगी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है। तो काली सिंध कहाँ पर है, झालावाड़ में। तो काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना भी कहाँ पर रहेगी, झालावाड़ में। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झालावाड़ में काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची कौन सी है, गुरु शिखर है। कौन सी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722।
1722 मीटर। अब कुछ लोग कहेंगे 1727, उनको मैं बता दूं गुरु शिखर पहाड़ी पर एक दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है जो कि 5 मीटर ऊंचा है। अब दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर जोड़ लो, इसमें दत्तात्रेय ऋषि के मंदिर को जोड़ लो तो कितनी हो जाएगी, 1727 हो जाएगी। तो ऑप्शन के अनुसार करना है, ऑप्शन में 1722 से 1722 कीजिए, 1727 से 1727 कीजिए। कभी भी आपको दोनों ऑप्शन में एक साथ नहीं मिलेंगे। और दत्तात्रेय ऋषि जरूर याद रखिए, गुरु शिखर पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है। ये प्रश्न भी एक बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु शिखर 1722। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आप इस क्लास को ध्यान से सुनोगे तो भी आपके कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर होते चले जाएंगे, इसलिए इसको ध्यान से सुने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, घोड़ावन। बहुत इजी क्वेश्चन, घोड़ावन। घोड़ावन राज्य पक्षी है राजस्थान का। पशु पक्षी को 1981 में, पशु पक्षी को 1981 में इनको राज्य पक्षी और राज्य पशु का दर्जा दिया गया। तो पशु पक्षी 81 ऐसे याद रखिए आप, अच्छे से याद रहेगा। और घोड़ावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है, ये भी ऑप्शन में लिखा हुआ आपको मिल सकता है। और इसके अलावा आप ये ध्यान जरूर रखिए कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घोड़ावन। इसके अलावा और क्या हो सकता है इसमें, एक पशु वाला ध्यान रखिए। पशु चिंकारा पूछेगा वन्य जीव श्रेणी में तो 81 में है, और ऊंट पूछेगा तो 2014 हो जाएगा। राज्य पशु ऊंट को कब पालतू श्रेणी में बनाया गया, 2014 में। और जो चिंकारा है उसको 1981 में वन्य जीव में राज्य पशु का दर्जा मिला था। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, राजस्थान का जो राज्य फूल है वो रोहिड़ा है। रोहिड़ा का जो फूल है वो है, उसका वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंडुलेटा है। हमारा जो राज्य पशु है चिंकारा, उसका वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। और राज्य हमारा जो वृक्ष है खेजड़ी, उसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया है। और हमारा राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। 1948 में इसको राज्य खेल का दर्जा दिया गया। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा घोड़ावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का राज्य पक्षी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान है। राजस्थान की सबसे बड़ी जस्ता उत्पादक खदान कौन सी है, तो रामपुरा आगुचा जो भीलवाड़ा में है वो क्या है, हमारी जस्ता उत्पादन की सबसे बड़ी खदान है। बाकी जावर में भी सीसा जस्ता निकलता है, इस बात को ध्यान रखिए। जावर कहाँ पर है, उदयपुर में। रामपुरा आगुचा कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से राजस्थान राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला। अभी मैंने बताया था अमेरिकन कपास श्री गंगानगर में होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, कपास सबसे ज़्यादा हमारे कहाँ होता है, श्री गंगानगर में। कौन सा आप कपास होता है, अमेरिकन कपास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था। कौन सा शामिल नहीं था, तो हम देखते हैं इसका विकास कहाँ तक है, गडरा रोड बाड़मेर तक है। गडरा रोड बाड़मेर, तो स्टार्टिंग में तो गडरा रोड बाड़मेर तक नहीं बनाई होगी, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए कि प्रारंभ में इसमें बाड़मेर शामिल नहीं था, बाद में बाड़मेर तक इसको बढ़ाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 47 नंबर का क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास स्थित है। बाड़मेर के पास स्थित है पूछा है, तो बाड़मेर के पास कौन सा हो जाएगा, शेरगढ़ किला ना भाई। शेरगढ़ किला कहाँ पर है, शेरगढ़ किला परवन नदी के किनारे हैं। परवन नदी के किनारे कहाँ पर, बारां में है शेरगढ़ किला। इसके बाद सम के रेत के टीले, तो सम तहसील कहाँ पर आती है, जैसलमेर में आती है, ये नहीं होगा। किराड़ू कहाँ पर है, बाड़मेर में। किराड़ू मंदिर कहाँ पर है, बाड़मेर में। तो बाड़मेर के पास कौन सा होगा, किराड़ू मंदिर हो जाएंगे। तो किराड़ू मंदिर जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, कहाँ पर है, बाड़मेर में। आप ये इजी चीज़ें ध्यान रखिए, एग्जामिनर कभी हार्ड चीज़ें नहीं पूछता, लेकिन हार्ड के चक्कर में इजी कभी गलत मत करना, नहीं तो मेरिट में पीछे ही जाओगे। यहाँ पर एक एक सवाल का कंपटीशन है, न कि 5-10 सवाल गलत करने से कोई पीछे रह जाएगा या नहीं। जिसका सिलेक्शन होता है वो सिर्फ एक सवाल सही ज़्यादा दूसरों से ज़्यादा सही करता है। तो आप पुराने क्वेश्चन तो प्लीज़ करके मत छोड़िए, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, क्योंकि पुराने क्वेश्चन गलत करने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि पीछे जाना। इसलिए पुराने क्वेश्चन मैं रिपीट करा रहा हूँ आपको कि आप बहुत इस कम समय में इसको रिपीट करके जाए ताकि गलत ना हो। मुर्गी दानों में यह शामिल है, मतलब मुर्गी दानों में किसको शामिल किया जाता है, मुर्गी दाने किसको कहा जाता है, मक्का, जौ और जो बाजरा है उसको क्या कहा जाता है, मुर्गी दाने कहा जाता है। मक्का, जौ और जो बाजरा है उसको क्या कहा जाता है, मुर्गी दाना कहा जाता है।
तो मक्का, जौ और बाजरा क्या है? मुर्गी दाना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर। 49 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को है वैसा कि वैसा ध्यान रखिए, कभी आपके सामने टकराएगा। फॉस्फेट की चट्टानें अधिकांशतः सुपर फॉस्फेट के निर्माण में प्रयोग की जाती है, जो कि फसलों, फलों और फूलों के पोषण में प्रयोग होती हैं। बिल्कुल सही बात है ये। फॉस्फेट चट्टानें मेटोन, कार्बरिया या गुरहा, कानपुर, डाकन ये क्षेत्र हैं और नीमच पहाड़ियों में स्थित है। ये सभी उदयपुर और जैसलमेर इलाकों के पास प्री कैम्ब्रियन युग की अरावली संरचना है। ये भी ऑप्शन सही है, इसमें दोनों ऑप्शन सही माने थे। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन दो, कथन एक और कथन दो दोनों क्या है? सही है। कथन एक और कथन दो दोनों क्या है? सही है। तो इस क्वेश्चन को है वैसा का वैसा ध्यान रखिए, बोर्ड इस क्वेश्चन को रिपीट करेगा और क्वेश्चन इस बोर्ड ने इसमें आंसर माना है एक और दो दोनों सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा बांध जल विद्युत शक्ति का उत्पादन करता है? जल विद्युत शक्ति मतलब जल से बिजली कौन से बांध पर बनती है? तो माही बजाज सागर बांध जो कि हमारे बौरखेड़ा के बांसवाड़ा में है, वहां से जल विद्युत शक्ति का निर्माण होता है और सिंचाई भी वहां से होती है और जल विद्युत शक्ति का भी निर्माण होता है। बाकी मेजा बांध हमारा भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है, जवाई बांध पाली में जवाई नदी पर है, स्वरूप सागर बांध स्वरूप सागर झील उदयपुर में है। इस चीज़ को विशेष से ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शोध में काजरी, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि काजरी का मुख्यालय कहाँ है और काजरी की स्थापना कब हुई थी? काजरी का मुख्यालय कहाँ है और काजरी की स्थापना कब हुई थी? किस किस शोध में काजरी संस्थान मुख्य रूप से शामिल है? मतलब काजरी का काम क्या है ये पूछ रहा है, सीधी सीधी बात है। तो काजरी का जो काम है, काजरी संस्थान का जो काम है, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में, शुष्क मतलब जो सूखा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें टिकाऊ कृषि प्रणाली, मतलब जो मरुस्थल है उसमें कृषि को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए हमारा काजरी काम करता है। तो इस ऑप्शन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र में टिकाऊ कृषि प्रणाली को विकसित करना। ये किसका काम है? हमारे काजरी का काम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग पर आधारित नहीं है? मतलब ये कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है ये पूछ रहा है। तो अभी इसका लॉजिक अपन ने देखा है। चमड़ा, चमड़ा तो हमारे पशुपालन तो कृषि में आता है। रबड़, रबड़ भी हमारे किस में आ जाएगा? कृषि में आ जाएगा। कपड़ा, कपड़ा होता नहीं है, कपड़ा खनिज आधारित नहीं होता है। तो फिर कृषि, ये इसमें क्या पूछा है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो कृषि आधारित कौन सा नहीं है? ये भी हमारा कृषि आधारित है, कपड़े वाला। रबड़ वाला भी कृषि आधारित है, चमड़े वाला भी कृषि आधारित है और सीमेंट उद्योग है वो क्या है? खनिज आधारित है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमेंट उद्योग किस आधारित है? कृषि आधारित उद्योग नहीं है, जबकि यह खनिज पे आधारित उद्योग है। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज की जो क्लास होगी बहुत शानदार होगी। अगर आपको पसंद आए तो दिल से इस क्लास को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको मेहनत से ढूंढ के सारे आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, ताकि आप सिलेक्शन के बहुत करीब जा सको आराम से। और सिलेक्शन निश्चित लेना है, करीब जाके वापस नहीं आना है, निश्चित ही परीक्षा में सिलेक्शन होना चाहिए। और यह क्लास आपकी सिलेक्शन, जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून राजस्थान में वर्षा होती है। बिल्कुल, मान लो क्या है? भारत है। ये क्या है? ये भारत है। ये भारत है तो ये अरब सागर है, यहाँ से हमारी वर्षा होती है और यहाँ से भी, ये हमारा राजस्थान है, तो यहाँ दोनों जगह से हमारी वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना अधिक वर्षा किए गुजरता है, क्योंकि इससे गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है ना भाई। ये बिल्कुल गलत बात हो गई। व्यवधान क्यों नहीं है? हमारे राजस्थान के बीचों बीच में आड़ी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हमने अरावली बिछा रखी है, जिससे वहाँ तूफान आएगा बंगाल की खाड़ी से, अरावली से टकराएगा और दक्षिण पूर्वी भाग में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वो इस अरावली के कारण ही होती है, जबकि एग्जामिनर ना कह रहा है कि कुछ नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, अरावली है। आप खुद आके देख लीजिए, यहाँ पे अरावली है। और मानसून से अधिक वर्षा नहीं होती है, तो हमारे यहाँ पर जो अधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से ही होती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। केवल एक ऐसा हमारा ऑप्शन कौन सा है? कथन एक, कथन एक और दो दोनों गलत है। कथन एक सही है और कथन दो गलत है, ऐसा ऑप्शन हमारा डी है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी।
हमारे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से हमारे यहाँ पर बरसात होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से हमारे यहाँ पर ज़्यादा बरसात होती है। और हमारे यहाँ पर अरावली है, और अरावली से बंगाल का जो मानसून है वो टकराता है, और टकराने के बाद में हमारे राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक बारिश होती है, और बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से ही हमें अधिक बारिश प्राप्त होती है। साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्यटन केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास स्थित है। ये आजकल ट्रेंड बन गया है कि हर जिले में कहाँ कौन सा किसके पास स्थित है। ये स्थित नहीं है, ये पूछा है। क्या पूछा है, मैंने भी पढ़ने में जल्दी जल्दी में पढ़ दिया है। क्या पूछा है, नहीं है। तो कौन सा पर्यटन केंद्र अजमेर के पास नहीं है, देखते हैं। तारागढ़ कहाँ पर है, अजमेर में ही है। दौलत बाग कहाँ पर है, ये भी अजमेर में ही है। आना सागर झील अभी बताई कहाँ पर है, अजमेर में। और फाय सागर झील वो भी अजमेर में, जिसका नया नाम वरुण सागर। तो गुलाब बाग कहाँ पर है, गुलाब बाग उदयपुर में है साथियों। गुलाब बाग कहाँ पर है, उदयपुर में है। गुलाब बाग उदयपुर में है। तो गुलाब बाग उदयपुर में हो गया, तो फिर अजमेर के आसपास रहेगा नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाब बाग। गुलाब बाग कहाँ पर है, उदयपुर में। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा 55 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या है आज का। 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, मत्स्य पालन। क्या नीचे दिए गए नीचे दो कथन दिए गए हैं, चलो पढ़ते हैं। मत्स्य पालन केवल स्वच्छ स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल पारितंत्र इकोसिस्टम में हो सकता है। मछली हमारे खाने के लिए पशु प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। सस्ता स्रोत है क्योंकि मछलियाँ बांधों में होती है और सस्ते में उपलब्ध हो जाती है, इसलिए सस्ता स्रोत है। मछली से हमें प्रोटीन मिलता है, ये भी बात सही है। लेकिन मत्स्य पालन केवल केवल स्वच्छ जल में होता है, ये बात गलत है। ये बात गलत है, क्योंकि मछली पालन तो हर जगह हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि स्वच्छ जल होना ही चाहिए। तो एक गलत हो गया, दो सही हैं। ऐसा हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए सही है। कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मत्स्य पालन केवल स्वच्छ जल में नहीं होता, यह खराब जल में भी मछली तो डेवलप हो सकती है। मछली हमारे खाने के लिए पशु प्रोटीन है, मतलब मछली से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है और ये सस्ता स्रोत है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सीकर के इलाके में कौन सा स्थान गोटा हेतु प्रसिद्ध है, गोटा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, गोटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। तो सीकर का खंडेला, इसने एग्जामिनर ने खंडेला लिखा है लेकिन वो वास्तव में खंडेला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोटा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है, खंडेला प्रसिद्ध है। गोटा उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है, खंडेला प्रसिद्ध है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 57 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा। धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन, धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित है। यहाँ पर चार संस्थाएं दे रखी है, उसमें से कौन इसका संचालन करता है। धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन जो कि धौलपुर में है। नेवली लिग्नाइट निगम भारत लिमिटेड, राजस्थान राज्य खदान और खनिज लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत और उत्पादन निगम लिमिटेड, अडानी पावर कवाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन का क्या करता है, संचालन करता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे परीक्षा में वापस रिपीट होंगे, इनको ध्यान रखिए। जो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे उनको मैं जल्दी फटाफट पूरे कराऊंगा, और जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होंगे उनको मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको इस आधार पे कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो कैसे सही करना है वो समझ सको आप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए। सरिस्का नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, एशियाटिक लोयन के लिए फेमस है, इंडियन लेपर्ड के लिए फेमस है, या साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। तो सरिस्का नेशनल पार्क कौन से जिले में है, अलवर में है। सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पर है, अलवर में है। और किसके लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। और यहाँ पर हरे कबूतर भी पाए जाते हैं, उसके लिए भी फेमस है, लेकिन हरा कबूतर ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रॉयल बंगाल टाइगर। सरिस्का किसके लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ताज़ा पानी की झील, ताज़ा पानी का मतलब आपको समझना है कैसा पानी, मीठा पानी। कैसा पानी समझना है, मीठा पानी। तो सांबर नहीं भाई, सांबर कैसी झील है, खारे पानी की झील है। उदय सागर, उदय सागर देखते हैं। डिडवाना, डिडवाना खारे पानी की झील नागौर में है। सांबर कौन कौन से जिलों में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ। डिडवाना नागौर में है। पचपदरा,
पचपदरा अभी बालोतरा में, पहले बाड़मेर में थी, तो ये भी खारे पानी की झील है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो उदय सागर हमारी कहाँ पर है? उदयपुर में। और ये कैसी झील है? मीठे पानी की झील। उदयपुर को झीलों की नगरी भी इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर फतेह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर, पिछोला, बहुत सारी झीलें हैं। सही परियोजना भी कहाँ पर है? उदयपुर में है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 60 नंबर का क्वेश्चन। हमने 1 घंटे, लगभग 1 घंटा हुआ भी नहीं है, और 60 क्वेश्चन पूरे कर लिए। इतने स्पीड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, और जो पुरानी परीक्षा में हैं उन क्वेश्चनों के आंसर की से मिलान करने के बाद आप इसके पास लेके आने होते हैं। तो ये बहुत ही टफ काम है, लेकिन मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ऐसी ही 2 क्लासें आप लोगों के सामने और आएगी। आप लाइक और शेयर करें इसको अधिक से अधिक, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ये बताएं कि क्या आप ऐसी क्लासें और चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं कल और दोबारा ऐसी क्लास लेके आऊँ। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितना हिस्सा है? मतलब कितना पशुपालन हमारे टोटल कृषि का कितना है? तो 1/3 भाग जो है वो हमारा क्या है? क्या है? पशुपालन का 1/3 भाग पशुपालन है हमारे। तो कृषि क्षेत्र में कितना योगदान है पशुपालन का? 1/3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? साथियों, जवाहर सागर बांध आपको मैं बता देता हूँ इसको अच्छे से। मान लेते हैं ये हमारी चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी है। और चंबल नदी हमारी बहती है ऐसे 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 ऐसे। तो सबसे पहले जो एक मध्य प्रदेश में एक बांध है जिसको कहा जाता है गांधी सागर बांध। क्या कहा जाता है? गांधी सागर बांध। तो आपको एग्जामिनर कभी कभी ये पूछता है कि कौन सा बांध अपने राजस्थान में नहीं है, तो कौन सा नहीं है? गांधी सागर। क्योंकि गांधी सागर बांध कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके बाद जो बांध आता है उस बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद जो बांध आता है वो कौन सा आता है? जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? तो यह चित्तौड़ और कोटा दोनों में फैला हुआ है। तो इसको आप ध्यान रखिए, जवाहर सागर बांध कहाँ पर है? कोटा चित्तौड़ दोनों में फैला हुआ है। और इसके बाद आता है कोटा बैराज, जहाँ से सिंचाई होती है। कोटा बैराज बांध से सिंचाई होती है। तो जवाहर सागर बांध कहाँ पर है हमारा? कोटा चित्तौड़ में। राणा प्रताप सागर कहाँ पर है? चित्तौड़ में। और गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। इन बांधों का क्रम ऐसे ही है, इसको क्रम से ध्यान रखिए। चंबल नदी के उद्गम से ये जहाँ जिस दूसरी नदी में मिलती है उस, और ये बांध मैं गिना रहा हूँ आपको। सबसे पहले उद्गम से सबसे पहले कौन सा आएगा? उद्गम की ओर सबसे पहला कौन सा आएगा? गांधी सागर बांध, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद नदी चित्तौड़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़ में प्रवेश करने के बाद कौन सा आएगा? राणा प्रताप सागर बांध, जो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद नदी कोटा में जाती है, और कौन सा आएगा? जवाहर सागर बांध। और उसके बाद क्या आएगा? कोटा बैराज। इसी क्रम में एग्जामिनर आपको जमाने के लिए पूछ लेगा, तो इससे ध्यान रखिए अच्छे से। जवाहर सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो बहुत इजी हो गया ये तो, चंबल नदी पर। ये सभी बांध किस नदी पर है? गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, सारे ही बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग प्रतिशत है, मतलब खेती के क्षेत्र का कितना परसेंट है राजस्थान में? तो राजस्थान में 55% खेती का क्षेत्र है। राजस्थान में खेती का क्षेत्र कितना है? 55% है। राजस्थान की खेती है वो वर्षा पर निर्भर होती है। वर्षा अच्छी हुई तो खेती होती है, नहीं तो खेती अच्छी नहीं होती है। तो राजस्थान में खेती का लगभग कितना प्रतिशत है? 55% क्या है? खेती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र में सामान्यतया डैश डैश के लिए टांका। टांका क्या है यही पूछ लो भाई सीधा, एग्जामिनर साहब। टांका क्या है यही पूछ लो, हम बता देंगे कि ये वर्षा के जल संग्रहण की विधि है। क्या है? वर्षा के जल संग्रहण की विधि है। तो एग्जामिनर ऐसे पूरी लंबी लैंग्वेज लिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन टफ हो गया। ये कि टांका क्या है? वर्षा जल संग्रहण की विधि है। तो और टांका क्या है? वर्षा जल संग्रहण की विधि। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन देखते हैं। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश राज्य और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। अभी हमने बात की चंबल किस किस की है, एक तो राजस्थान की है और दूसरा एमपी की है। राजस्थान और एमपी की है, बिल्कुल ये बात क्या है? सही हो गई। माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान में उदयपुर में है। एग्जामिनर साहब ऐसे ही आपको पकड़ेंगे, ऐसे ही आपको पकड़ेंगे। हम अब गलत नहीं करने वाले, क्योंकि अब हम समझ गए हैं कि आप क्या कर रहे हो। तो माही ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? ये कहाँ पर है साथियों? बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। तो ऑप्शन कथन दूसरा गलत हो गया और एक सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है, ये नहीं होगा।
कथन एक और कथन दो दोनों ही गलत है, ये भी नहीं होगा। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, ये हो जाएगा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है, क्योंकि माही ऊर्जा परियोजना उदयपुर में नहीं बांसवाड़ा में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 65 नंबर का क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? महिला साक्षरता की दर सबसे कम कहाँ पर है? तो देखिए साथियों, जालोर में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है। लगभग कितना परसेंट है? 38% के लगभग यहाँ पर साक्षरता की दर है। कितनी है? 38% लगभग। तो सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जालोर। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं क्लास जो डाल रहा हूँ, मैं लगातार क्लास ले रहा हूँ, ना रुकता हूँ ना कुछ नहीं। तो आप लोग भी इस क्लास को इसी तरीके से देखिए, बिना रुके। समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सपने जितने बड़े होंगे, मेहनत भी हमारी उतनी बड़ी होनी चाहिए, तो सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। यही बात है कि जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना पाएगा। तो आप लोग मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता 100% मिलती है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कितनी बार सफल हुआ। पुलिस कांस्टेबल में सफल हुआ, उसके बाद वीडियो में सफल हुआ, पटवारी में सफल हुआ, सब इंस्पेक्टर में सफल हुआ, आरएस प्रीलिम्स मैंने दो बार निकाला। तो आप लोग ये मत बोलिए कि सफलता नहीं मिलती, सफलता हर किसी को मिलती है, बस मेहनत की कमी है। आप मेहनत कीजिए, सफलता वैसे ही शोर मचा लेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर सबसे कम है? तो जालोर में है। कितनी है? 38% लगभग के हैं, और ये सबसे राजस्थान में सबसे कम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 66 नंबर का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के सूखे टीक के जंगलों के संदर्भ में सही नहीं है? कौन से जंगल? टीक के जंगल। तो ये जंगल राज्य के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी हिस्सों में पाए जाते हैं, ये बात सही है। टीक के जंगल दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्से में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 150 से 200, ये बात गलत हो गई। 150 से 200 नहीं साथियों, 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षात होती है वहाँ पर। कितनी होती है? 80 से 120 होती है। सामान्यतः इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर होती है, ये बात भी सही है। टीक की लकड़ी व्यावसायिक रूप से उपयोगी है। इसका उपयोग फर्नीचर बनाने में एवं दरवाजे की चौखट, खिड़कियों और गृह निर्माण में होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा वृष्टि 150 से 200 सेंटीमीटर न होकर कितनी होती है? 80 से 120, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है? 67 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के शरदीय मानसून के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा मानसून? शरदीय, जो सर्दी वाला मानसून है उसके बारे में। हिमालय के उत्तर में एक अत्यधिक विकसित दबाव केंद्र सर्दियों में वर्षा को प्रभावित करता है, ये बात तो सही है। समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र में स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है, जिससे बारिश होती है, ये बात गलत है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि निम्न दबाव क्षेत्र की ओर से इसलिए हवाएं चलती है, ऐसा नहीं होता है। स्थलीय उत्पत्ति के कारण हवाएं शुष्क होती है, जिससे वर्षा प्रभावित होती है, यह बात भी सही है। इस अवधि में कुछ हवाएं भूमध्य सागरीय चक्रवातों के संपर्क के आने के बाद वर्षा लाती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो पूछा हमें क्या है? सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है हमारा? समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र से स्थलीय निम्न दबाव क्षेत्र की ओर हवाएं चलने लगती है, ये वाली बात सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है? 68 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा, ये मंथा लिखा हुआ है लेकिन मेंथा होती है वास्तव में, मेंथा नदी विलय होती है? तो हमारी सांबर झील में कौन कौन सी नदियों का विलय होता है? सांबर झील में मेंथा, खारी, रूपनगढ़, खंडेला, ऐसी नदियाँ कहाँ पर गिरती है? मेंथा में। तो आज आपको पूछा है मेंथा नदी कहाँ गिरती है? सांबर झील में। कल पूछेगा खंडेला नदी कहाँ गिरती है? तो सांबर झील में गिरती है। तो परसों पूछेगा रूपनगढ़ कहाँ गिरती है? तो सांबर में गिरती है। तो खारी कहाँ गिरती है? तो सांबर में गिरती है। तो आप इन नदियों को अच्छे से याद रखिए। मेंथा, खारी, रूपनगढ़, खंडेला, ये नदियाँ कहाँ पर गिरती है? सांबर झील में। और सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में फैली हुई है। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। डिडवाना झील नागौर में है। और डिडवाना अभी तो कुचामन डिडवाना में आ जाएगी, पहले ये नागौर में थी, अभी डिडवाना झील डिडवाना में, लेकिन वो नागौर में ऑप्शन देगा। अभी तक नए क्वेश्चन पूछने शुरू ही नहीं किए। पिछोला झील कहाँ पर है? पिछोला झील हमारी उदयपुर में। मीठे पानी की आना सागर, ये भी मीठे पानी की। डिडवाना डिडवाना खारे पानी की झील है, सांबर भी खारे पानी की झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा? 67 नंबर का, 69 नंबर का क्वेश्चन। 69 नंबर का हमारा क्या क्वेश्चन है? देखिए ध्यान से।
69 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि लाल पीली मिट्टी सवाईमाधोपुर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में पाई जाती है। साथियों नहीं, सवाईमाधोपुर में तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन ही हो गया गलत। लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। नहीं, कपास की खेती के लिए तो हम काली मिट्टी उपयुक्त मानते हैं, तो फिर ये कैसे हो गई? इसलिए दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2 दोनों सही है। नहीं, कथन 1 और 2 दोनों ही गलत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत है, क्योंकि सवाईमाधोपुर में लाल पीली मिट्टी नहीं पाई जाती, ये राजसमंद चित्तौड़ के आसपास में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। और लाल पीली मिट्टी मूंगफली और कपास के लिए नहीं, यहाँ पर मक्का जैसी फसलें ज़्यादा यहाँ पर उगती हैं, इसलिए ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70। क्या है? घग्गर नदी, इन नदियों को क्या, नदियों के क्या उपनाम हैं वो हमें मिलान करने हैं। तो घग्गर नदी को क्या कहा जाता है? तो घग्गर नदी को क्या नाम से जाना जाता है? घग्गर नदी को मृत नदी कहा जाता है। चंबल नदी को क्या कहा जाता है? कामधेनु कहा जाता है। माही नदी को क्या कहा जाता है? वागड़ की गंगा, वागड़ की जीवन रेखा, ये किसको कहा जाता है? माही नदी को। लूनी को क्या जाता है? खारी नदी, इसलिए इसको लवण जल वाली नदी कहेंगे। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 4। ए का 4 हमें किस में दिख रहा है? ए का 4 हमें 3 में दिख रहा है, इसलिए एक ऑप्शन कट गया। चंबल, चंबल को क्या कहा जाता है? कामधेनु। बी का 3, बी का 3 हमें किस में दिख रहा है? तो बी का 3 हमें केवल एक ऑप्शन में ही दिख रहा है, वो और ऑप्शन है ऑप्शन बी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी को क्या कहा जाता है? कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी को कहा जाता है। माही नदी को वागड़ की गंगा या वागड़ की जीवन रेखा कहा जाता है। यह डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच में सीमा नदा बनाती है माही नदी। और लूनी नदी को खारी नदी भी कहा जाता है, खारी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसको लवण वती नदी भी कहते हैं। और लवण वाली नदी, लवण जल वाली नदी भी किसको कहेंगे? हम लूनी नदी को कहेंगे। ये मैराथन आप लोगों को पसंद आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं ऐसी मैराथन आप लोगों के लिए और लूँ, और मैं इन चीज़ों से मोटिवेट भी रहूं, ताकि बार बार आपकी ऐसी क्लासेस लूँगा। मैं पटवारी वीडियो और इनको तो मैं कहता हूं कि आप यही करके चले जाइए। राजस्थान ज्योग्राफी में, राजस्थान आर्टिकल्चर और राजस्थान हिस्ट्री में आप यकीन मानिए कि 70 से 80% क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन ही हम दोबारा गलत करके आते हैं। 20% क्वेश्चन सिर्फ नए आते हैं। कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कि हमें एक तरफ सूची दे रखी है, एक और सूची 2 को हमें मिलान करना है। तो हमें देखना है कि इन सूचियों में क्या दे रखा है। यहाँ पर नस्लें हैं और सामने पशु दे रखे हैं। मेरिनो, मेरिनो किसकी नस्ल है? भेड़ की। तो डी का 1 किस में दे रखा है? डी का 1 सिर्फ 1 में दे रखा है, सिर्फ 1 में दे रखा है डी का 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो सीधा ही निकल के आ गया है। कौन सा? ऑप्शन डी। मतलब मेरिनो, मेरिनो क्या है? ये भेड़, भैंस। मेरिनो भैंस नहीं, ये गलत हो गया, भैंस नहीं है। मेरिनो क्या है? भेड़ है साथियों। क्या है? भेड़ है। मेरिनो भेड़ है। यानी कि डी का क्या हो गया? ऑप्शन 2। डी का ऑप्शन 2 होना चाहिए। तो डी का ऑप्शन 2 भी इसमें ही है, इसमें ही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डी का 2 दे रखा है, भेड़। मेरिनो क्या है? भेड़। अब नागौरी क्या है? गाय। दूसरे आप मिलान करके देख लीजिए। बी का 3, तो इसमें बी का 3 बिल्कुल है। सी में बी का 3 बिल्कुल है। इसके बाद आप देख लीजिए नीली रावी। नीली रावी क्या है? नीली रावी क्या है? हमारी भैंस है। क्या है? भैंस है नीली रावी। तो नीली रावी भैंस होगी, तो सी का 1 होगा। सी का 1 इसमें देख लीजिए, सी का 1 इसमें दे रखा है बिल्कुल। इसके बाद हमारी बीटल क्या है? बीटल हमारी क्या है? बकरी है। क्या है? बकरी है। इस प्रकार इसका सही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बीटल बकरी की नस्ल है, नागौरी गाय की नस्ल है, और नीली नीली रावी जो है वो किसकी नस्ल है? नीली रावी जो है वो भैंस की नस्ल है, और मेरिनो हमारी किसकी है? भेड़ की नस्ल है। इस प्रकार इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72, कि राजस्थान के किस स्थान पर अनार उत्कृष्टता केंद्र है? तो ये सीधा फैक्ट है। डिंडोल बस्सी में अनार उत्कृष्टता केंद्र है। कहाँ पर है अनार उत्कृष्टता केंद्र? डिंडोल बस्सी में है। कहाँ पर है? डिंडोल बस्सी में है। साथियों डिंडोल बस्सी में क्या है? अनार उत्कृष्टता केंद्र है। साथियों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 73 नंबर का क्वेश्चन, 73 नंबर का क्वेश्चन है, मिलान का क्वेश्चन पूछ रखा है।
कुछ बांध दे रखे हैं और उसके साइड में नदियाँ दे रखी हैं, हमें उन्हें क्या करना है, मिलान करना है। सबसे पहला बांध आपको देख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ, बिशलपुर बांध दे रखा है। बिशलपुर कौन सी नदी पर है, तो हम मिला देते हैं, बनास नदी पर है। ए का 3 कहाँ पर दे रखा है, हम देखते हैं 3 में दे रखा है, तो एक ऑप्शन कट गया, ऑप्शन 4 में नहीं दे रखा है। इसके बाद अरवार बांध है, तो हम अरवार को बाद में मिलाएंगे। मेजा बांध, मेजा बांध कहाँ पर है, कोटारी नदी पर है, तो डी का क्या हो जाएगा, 4। डी का 4 किस में दे रखा है, डी का 4 मेजा बांध कोठारी नदी पर है। डी का 2, डी का 2 किस में दे रखा है, ऑप्शन 1 में ही दे रखा है। इस प्रकार इसका सही डी ऑप्शन, ये तो पहले ही कट गया था, इसमें 2 दे रखा है, लेकिन तो बचा कौन सा है हमारा, ए ही हमारा आंसर होगा। लेकिन मिला के देख लेते हैं। जवार सागर हमारा चंबल नदी पर है, तो सी का हमारा हो गया 1, तो सी का 1 किस में हो रहा है, ऑप्शन ए में ही हो रहा है। और अरवार कहाँ पर है, तो अरवार हमारा हो जाएगा खारी नदी पर। तो अब दोबारा के लिए अरवार को अच्छे से याद रखिए, एग्जामिनर ने इसको देख लिया है, खारी नदी पर है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, बिशलपुर बांध बनास नदी पर है, अरवार बांध खारी नदी पर है। जवाहर सागर बांध जो है वो कौन सी नदी पर है साथियों, जवाहर सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में है। जवाहर सागर बांध कोटा जिले में है, कोटा और चित्तौड़ दोनों जिलों में है। और यह कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर है। और मेजा बांध भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर है। साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन है कि हमें कुछ फसलों के वैज्ञानिक नाम दे रखे और उन्हें मिलान करने हैं। फसलों के वैज्ञानिक नाम और मिलान करने। तो चावल को हम क्या कहते हैं, चावल को हम क्या कहते हैं, ओराइजा सेटाइवा। ए का क्या हो गया, 3। ए का 3 हमें 2 में दे रखा है, मतलब एक कट गया और ए कट गया और डी हमारा कट गया। हम इसके बाद मिला लेते हैं, गेहूं को क्या कहते हैं, गेहूं को कहते हैं हमारे ट्रिटिकम एस्टिवम। तो सी का क्या हो गया, 1 हो गया। सी का 1 कहाँ पर दे रखा है, सी का 1 सिर्फ बी ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। इस प्रकार आपको लॉजिक लगाना है, आप लॉजिक लगाओगे तो आंसर तक आसानी से पहुंच जाओगे। अब आपको आता है तो मिला लो। कपास को क्या कहते हैं, कपास को गोसिपियम हिस हिस्टुटम हिरसुटम कहते हैं, गोसिपियम हिरसुटम कहते हैं। और ए का इस प्रकार इसमें देख लो फिर, डी का 2 मिला रखा है, बिल्कुल मिला रखा है। और मूंगफली को हम क्या कहेंगे, मूंगफली को हम कहेंगे एरेकिस हाइपोजिया। मूंगफली को क्या कहेंगे, एरेकिस हाइपोजिया। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सेटाइवा है। मूंगफली का एरेकिस हाइपोजिया है। गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम है। और कपास का गोसिपियम हिरसुटम है। कपास का क्या है, गोसिपियम हिरसुटम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है। ये 4 क्वेश्चन आपने याद किए, इससे 4 आपको हो सकता है कि आपकी परीक्षा में चारों अलग अलग मिल सके आपको। तो आपको इस क्लास को 2-4 बार रिवाइज करना है, ताकि सारे फैक्ट आपको है वैसे एज इट इज याद हो जाए। देखते हैं 75 नंबर का क्वेश्चन क्या है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है, भरतपुर में है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है, भरतपुर में है, जो साइबेरियन करेन के लिए फेमस है। केवलादेव जो घना पक्षी विहार में जो केवलादेव हैं वो क्या कौन से भगवान को इंगित करता है, भगवान शिव को इंगित करता है। यह भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, केवलादेव किसको इंगित करता है, भगवान शिव को। और मैं आपको राष्ट्रीय उद्यान, अपने 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं अभी वर्तमान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, भरतपुर में है। इसके बाद सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है। इसके बाद सरिस्का के बाद कौन सा है अपना, मुकुंदरा हिल्स, सरिस्का नहीं है, सॉरी, रणथंभौर है। और मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है, कोटा में है। तो साथियों इस प्रकार ये याद रखें, ये क्वेश्चन भी सवाई माधोपुर में क्या है, रणथंभौर है। और इसके बाद अभी एक नया टाइगर रिजर्व है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो ये भी क्या है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व बना है। आगे टाइगर रिजर्व का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ये सारा एक साथ बता दूंगा कि आप आसानी से इसको कर सको। 75 के बाद 76 क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान के राज्य वृक्ष का नाम बताइए। अभी देख लिया हमने, लो राज्य वृक्ष हमारा कौन सा है, खेजड़ी। राज्य वृक्ष का कब दर्जा दिया इसको, तो मैंने बताया था कब, पशु पक्षी 81। और फूल पेड़ कब हैं, 83, 1983 में इनको राज्य फूल और पेड़ का दर्जा दिया गया। तो 1983 में इसको 83 में इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। इसका वैज्ञानिक का नाम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और खेजड़ी हमारे कौन से क्षेत्र में बहुतायत में मिलती है, तो पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत में मिलती है।
और अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी बचाने के लिए आंदोलन भी किया था। इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन कहाँ जाएगा। 1983 विशेष ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन हमें मेरिट में आगे निकालते हैं। तो इस तरीके से याद रखिए इसको कि वृक्ष और फूल 83, पशु पक्षी 81, मतलब आगे 19 तो लगा ही देंगे, 1981 और 1983। पशु पक्षी 81, फूल पेड़ 83, पशु पक्षी 81, फूल पर पेड़ 83, और बास्केटबॉल 1948, और जो अपना ऊँट है पालतू श्रेणी में वो 2014 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 के बाद हमारा 77 क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से राजस्थान पर्यटन की टैग लाइन कौन सी है। केसरिया बालम पधारो नी मारा देश। ऑप्शन ए पधारो मारा देश राजस्थान पर्यटन की क्या है, टैग लाइन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 78 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ चीज़ें हैं जिले की जो प्रसिद्ध होती है और उनका मिलान करना है। तो बाड़मेर का क्या फेमस है, इसबगोल। तो बाड़मेर का इसबगोल है। ए का क्या हो जाएगा, 4। तो ए का 4 हो गया, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ए और बी बचे। बूंदी, बूंदी का क्या फेमस है, इससे पहले हम देख रहे थे। पाली का क्या फेमस है, सोजत की मेहंदी फेमस है। क्या फेमस है, सोजत की मेहंदी। सोजत की मेहंदी कहाँ की फेमस है, पाली की प्रसिद्ध है। तो सी का 3 किस में दिख रहा है आपको, सी का 3 सीधा सा ऑप्शन ए में दिख रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब सारे ही मिलाते रहिए। अब तो आप ऑप्शन में देख के भी मिला सकते हो कि बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, 1। बूंदी में क्या होता है, चावल। इसके बाद आप डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 हो जाएगा। टोंक में क्या होता है, बलुआ पत्थर। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाड़मेर की इसबगोल फेमस है। बूंदी, बूंदी के चावल प्रसिद्ध हैं। और पाली, पाली मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। और टोंक बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 79 नंबर का जो क्वेश्चन है। भारत की एकमात्र खारी नदी लूनी है, राजस्थान के थार से रेगिस्तान से होकर बहती है। बिल्कुल सही बात है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में जाकर समाप्त होती है, ये भी बात सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या है, सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की एकमात्र खारी नदी लूनी है, क्योंकि लूनी की नदी के लूनी नदी का जो जल है वो कैसा जल है, खारा है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रण में जाके क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन सी है। तो मैंने बता दिया आपको, उदय सागर झील, उदयपुर वाली सारी झीलें क्या है, मीठी हैं। तो उदय सागर झील कैसी झील है, मीठे पानी की झील है। पंचपदरा बाड़मेर में है, सांबर झील जयपुर, अजमेर नागौर में है। डिडवाना, डिडवाना कुचामन में है अभी, तो वह पहले कहाँ थी, नागौर में थी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में रिपीट होने वाले हैं, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान करिए। और पुराने क्वेश्चन है तो उनको रिपीट करते जाइए। ये 24 और 25 की एग्जामों में जो पूछे गए वही क्वेश्चन है, और इनके आधार पे आप इन ऑप्शन सहित आपको याद कर लेने, ताकि ये ऑप्शन ही दोबारा परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। 81, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ पर है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीधा फैक्ट है। कहाँ पर है, जयपुर में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संभागीय मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर में है, क्योंकि इंदिरा गांधी राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है और इसका मुख्यालय जयपुर में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र है, इकोसिस्टम है, मतलब नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा, ये पूछ रहा है। पर्वत, पर्वत नेचुरल है। रेगिस्तान, रेगिस्तान भी नेचुरल है। जंगल, जंगल भी नेचुरल है। लेकिन मछली घर, अगर हमने मछली को कहीं पाल लिया छोटे से क्षेत्र में लाके, तो वो क्या है, प्राकृतिक न होके कृत्रिम हो गया। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। मछली घर है वो प्राकृतिक इकोसिस्टम न होकर कृत्रिम इकोसिस्टम है। बाकी पर्वत, रेगिस्तान, जंगल ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, ये सब हैं वो प्राकृतिक इकोसिस्टम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 83 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक रोपण प्लांटेशन फसल है। तो चावल की फसल हम सब जानते हैं कि बरसात के मौसम की फसल है, खरीफ की फसल है, और इसका प्लांटेशन किया जाता है, मतलब इसको रोपा जाता है। खरीफ की फसल, खरीफ भी बाजरा खरीफ की फसल है। गेहूँ रबी की फसल है, गेहूँ रबी की फसल है। चाय क्या है, वाणिज्यिक फसल है। इस तरीके से इसको ध्यान रखिए। जैसे जैसे आपकी समझ इन ऑप्शनों में से विकसित होती जाएगी, फिर आप एग्जाम में गलतियां नहीं करोगे। 84 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है, किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी के नाम से किसको जाना जाता है, काली मृदा, जो कि हमारे राजस्थान के हाड़ौती भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में इस स्वयं जुताई वाली मिट्टी भी काली मिट्टी को कहा जाता है, और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है।
देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 85 नंबर का। बड़ला सोलर पार्क, बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है? बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में है। कहाँ पर है? बड़ला जोधपुर में है। इसको याद रखिए अच्छे से। बड़ला सोलर पार्क कहाँ पर है? सौर ऊर्जा पर आधारित है ये बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा। माही बजाज परियोजना निम्नलिखित में से राजस्थान के किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित में से भारत की, राजस्थान नहीं, भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपकरण है? भारत के किन राज्यों का संयुक्त उपकरण है? पूछा क्या है? माही बजाज। तो माही बजाज किस किस का है? राजस्थान और गुजरात का है। किसका है? राजस्थान और गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। माही बजाज परियोजना किसकी है? माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश हमारी सागर की जो परियोजनाएं बनी है उसमें शामिल नहीं होता है। माही बजाज सागर है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। आप फटाफट रिवीजन करते जाइए, क्योंकि समय आपका भी खराब नहीं होना चाहिए और मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं तो इतना समय मिल नहीं पाता है। तो आप लोग फटाफट रिवीजन करते जाइए और इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आप आगामी क्लास ऐसी कितनी क्लासें और चाहते हैं ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं ऐसी क्लासें आगे ले सकूं। माही बजाज सागर के बाद 86 के बाद 87 क्वेश्चन है। राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। साथियों, राजस्थान की जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं कौन कौन सी है मैं बता देता हूँ। लूनी नदी, तो लूनी नदी अरब सागर में गिरती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो यही हो गया, लूनी नदी। बनास, बनास नहीं, बंगाल की खाड़ी में जाती है चंबल में मिलने के बाद। कांतली, कांतली आंतरिक प्रवाह की नदी है। और चंबल, चंबल तो सीधी यमुना में जाके मिलती है और बंगाल की खाड़ी पहुंच जाती है। यहाँ पर हमारे राजस्थान की लिए राजस्थान की जो नदियाँ हैं कुछ इस टाइप से हैं। यहाँ से लूनी निकलती है, वो जाती है कहाँ पर? अरब सागर में। साबरमती जाती है अरब सागर में। पश्चिमी बनास जाती है और माही नदी जाती है। ये नदियाँ कहाँ पर जाती हैं? अरब सागर में जाती है। इसके अलावा चंबल, बनास और बनास की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, चंबल की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, ये सब अपना जल कहाँ पर लेकर जाती हैं? अरब अपने बंगाल की खाड़ी में लेकर जाती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न बहुत सारे बनाएगा, लेकिन प्रश्न यही बनते हैं कि अरब सागर में गिरती है, कभी कभी कहेगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कभी कहेगा कि आंतरिक प्रवाह की है। इसके अलावा क्या पूछ सकता है? और क्वेश्चन ही क्या बनता है? कहाँ जाती है इसमें तो यही बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लोनी नदी, जो कि अरब सागर में गिरने वाली नदी है। 88 नंबर का जो क्वेश्चन है, फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से मेल किए गए जोड़े को सुनिए। तो इसमें एक फसल दी है, उसके बाद वो कौन से मौसम में, मतलब किस टाइप की फसल है, रबी है, खरीफ है, ये दी है, और उसके बाद उसकी किस्म दी है। तो चावल, चावल के बाद क्या लिखा? रबी। तो चावल तो खरीफ की, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। ये देखते मक्का, तो मक्का के बाद क्या लिखा? मक्का भी खरीफ की और इसने क्या लिखा? रबी, तो ये गलत हो गया। चावल, चावल के बाद इसने खरीफ लिखा, ये सही है, लेकिन शक्ति लिख दिया, ये गलत हो गया, इसकी किस्म नहीं है। गेहूँ, गेहूँ किसकी फसल है? रबी की किस्म की फसल है और इसकी किस्म है सोनारा, इसलिए क्या हो गया? सही। ऑप्शन एक इसमें क्या हो गया? सही हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, गेहूँ, रबी, सोनारा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर का क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, क्षेत्रफल के, ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी किए हैं। और राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है वो कौन सा है? मरुस्थल वाले जिले हैं, वो बड़े बड़े जिले हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी जो है पश्चिम मरुस्थलीय मैदान है वो क्या है? सबसे बड़ा है, क्योंकि वहाँ का क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है और जनसंख्या बहुत कम है वहाँ पर। ऐसी चीज़ें तुम, ऐसी लाइनें याद रखोगे ना, यही तुम्हारे क्वेश्चन सही कराने करा के जाएगी। रेगिस्तान में सबसे कम जनसंख्या है वहाँ पर, सबसे कम। और पश्चिमी मरुस्थल में जो लोग बिल्कुल वहाँ पे कम रहते हैं, पश्चिमी मरुस्थल में रेतीली मिट्टी है, ऐसी चीज़ें हैं ना, वो आपके क्वेश्चन सही करा के जाती है। तो ऐसी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। अब सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र तो पश्चिमी राजस्थान ही है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े जिले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 के बाद 90। उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन, मतलब गलत सतन कथन बताना है, चयन करें। यह वन केवल राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं ना भाई, ये वन तो पूरे भारत में और जगहों पे भी पाए जाते हैं, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। राजस्थान के माउंट आबू में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इन वनों में हरियाली स्थायी रूप से होती है, बिल्कुल सही है। इन वनों में हरियाली भी स्थायी रूप से होती है, तो बी सही है, सी सही है। वन सिरोही में पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। माउंट आबू में है, तो माउंट आबू का है सिरोही में, और राजस्थान में पाई जाती है, सही है। यह केवल राजस्थान उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। और इसने पूछा क्या था? गलत, तो कौन सा है? ऑप्शन ए गलत। यह वन केवल राजस्थान उत्तर प्रदेश में नहीं पाए जाते, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं? सिरोही के माउंट आबू में पाए जाते हैं।
और ये यहाँ पर हरियाली स्थायी रूप से रहती है, ये चीज़ आपको इसके लिए ध्यान रखनी है दोबारा एग्जाम के लिए। निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है? प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? हमारा सूरतगढ़। कौन सा है? सूरतगढ़, जो कि कहाँ पर है? गंगानगर में। ये क्या है? प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है। जवाहर सागर पन बिजली पावर स्टेशन, जवाहर सागर का नाम सुनते ही सीधे चले जाओ कोटा चित्तौड़। माही बजाज सागर कहाँ पर है? माही बजाज सागर हाइड्रो पावर प्लांट, सीधे आ जाओ बांसवाड़ा में। चबड़ा, चबड़ा कहाँ पर है? चबड़ा कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में चबड़ा के बारे में मुझे बताएं कि चबड़ा कहाँ पर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 92 पे, राजस्थान का कौन सा शहर परिधान सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान का कौन सा शहर सिटी ऑफ गारमेंट्स के नाम से जाना जाता है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ गारमेंट्स कहा जाता है। साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसा जिला बताओ जहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो हो जाएगा कोटा। कोटा जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगर महिलाओं की साक्षरता दर सबसे अधिक पूछे तो क्या हो जाएगा? महिला की जब पूछे तो जयपुर होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? केवल साक्षरता पूछा है, तो कहाँ की ज़्यादा हो जाएगी? कोटा की। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। आप फटाफट रिवाइज कीजिए और इस क्लास को 2-3 बार देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप परीक्षा में एग्जाम में से में बहुत अच्छा करके आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 95 नंबर का क्वेश्चन है आज का। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? साथियों जो गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारा मैंने अभी बताया था चंबल नदी पर। यह कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। जो चंबल नदी वाले बांध है उनका क्रम मैंने बताया। सबसे पहले गांधी नगर आएगा, फिर राणा प्रताप सागर आएगा, फिर जवाहर सागर आएगा, फिर कोटा बेरा जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर। नेक्स्ट आगे देखते हैं 96 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस परियोजना से राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, यह आदिवासी लिखा हुआ है, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आया? निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। तुम ये पूछने चाह रहे हैं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में कौन सी परियोजना है, तो हम सीधा बता देंगे माही बजाज सागर परियोजना जो है वो कहाँ पर है? हमारे बांसवाड़ा में है। तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन कौन लाया? माही बजाज सागर परियोजना। जवाहर सागर अभी अपन ने पढ़ा कहाँ पर है? कोटा चित्तौड़। भाखड़ा नांगल ये कहाँ पर है? पंजाब में है। वीर सागर बांध परियोजना, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कहाँ पर है। साथियों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। 97 नंबर का क्वेश्चन क्या है? आज का जो 97 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो राजस्थान में स्थित है। भारत में के सबसे बड़े सोलर पार्क का नाम बताइए जो राजस्थान में है। तो अभी हमने पढ़ा था बड़ला सोलर पार्क जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में है। वो भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क हैं। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है कहाँ पर है? बड़ला, जोधपुर में है। साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है? तो राज्य पुष्प हमारा कौन सा है? रोहिड़ा है। क्या है? रोहिड़ा है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा है। क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा। टेकोमेला अंडुलेटा। सन याद करने की अभी मैंने ट्रिक आपको बताई थी। पशु पक्षी 81 और पेड़ फूल कब है? 83। तो इसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था? राज्य फूल का दर्जा कब मिला था? 1983। ऐसे आप याद रखिए तो आपको सन सहित याद रहेगी सारी चीज़ें। तो रोहिड़ा का फूल जो है हमारा क्या है? राज्य पुष्प है और ये इमारती लकड़ी प्रदान करता है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा वो क्या होगा? रोहिड़ा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 99 नंबर का क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस कोयले में अधिकतम मात्रा में कार्बन, ये लिखा हुआ है कार्बन, अधिकतम मात्रा में कार्बन कौन सा किस्म पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइट में अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है, जिससे इसको सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। पीट में सबसे कम कार्बन होता है, इसलिए इसको सबसे बेकार किस्म, सबसे घटिया किस्म का कोयला माना जाता है। लिग्नाइट और बिटुमिनस भी, लिग्नाइट को प्रकार का जो कोयला है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और बीकानेर में प्रमुखतः पाया जाता है। बिटुमिनस है वो सड़क निर्माण में, यह बिटुमिनस कोयला है वो काम आता है। तो इस प्रकार ये कोयले के सारे प्रकार है। आपको निम्न में से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है ये अगली बार पूछ लेगा, तो ये ध्यान रखिए एंथ्रेसाइट में। लेकिन यहाँ का जो प्रश्न है कि कौन सा जो प्रकार है कोयले का उसमें अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है, तो एंथ्रेसाइट में पाया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। पीट में सबसे कम कोयला पाया जाता है, बिटुमिनस सड़क निर्माण में काम आता है और लिग्नाइट राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला है, कोयले का प्रकार है।
बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 100 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। आज हमने 1.5 घंटे में सेंचुरी कर ली। 1.5 घंटे में सेंचुरी बहुत बड़ी बात होती है, तुम खुद नहीं कर पाओगे 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन का रिवीजन। चूलिया जलप्रपात राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? क्या चूलिया जलप्रपात किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो चूलिया जलप्रपात हमारा कौन सी नदी पर है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है। अब बता दीजिए कौन से क्षेत्र में है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन से क्षेत्र में है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है तो कौन सा क्षेत्र आएगा? आ जाएगा हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के अंदर बना हुआ है और कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर बना हुआ है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 101, बांस का जंगल बम्बू फॉरेस्ट कहाँ पर है? तो बम्बू फॉरेस्ट हमारे कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। बांस के जंगल सर्वाधिक कहाँ पर होते हैं? बांसवाड़ा में बांस के जंगल सर्वाधिक हैं। और मरुस्थल में हम पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा क्या मिलेगी? खेजड़ी, कांटेदार वन, ये कहाँ मिलेंगे? मरुस्थल में मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में निम्नलिखित में से रबी की फसल नहीं है। रबी की कौन सी नहीं है? तो चावल, जो कि अभी हम जिसका रोपण अभी हम कर रहे हैं, तो वो कौन सी है? ये खरीफ की है, ये रबी की नहीं है। बाकी जौ, गेहूँ, सरसों, आलू, मटर, राई, टमाटर, ये सब क्या हैं? रबी की फसलें हैं। ये सब क्या हैं? रबी की फसलें हैं। तो अभी कौन सी नहीं है? चावल। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी, चावल क्या है? खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल में आ जाते हैं चावल, मक्का, मक्के के बाद बाजरा, धान, ये सब किस में आते हैं? खरीफ फसल में आते हैं। और राई, सरसों, आलू टमाटर, चना, गेहूँ, ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं हमारी रबी की फसलों में। जायद में क्या आता है? तो जायद में आता है खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ये सब किस में आते हैं? जायद की फसल में आते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर का क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हमने कर ही लिया है, कहाँ पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। और केवलादेव किस भगवान के नाम पर पड़ा है? शिव के नाम पर पड़ा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि 2 एग्जाम में रिपीट हुए, इसलिए अपने भी रिपीट हो रहे, क्योंकि मैंने सारे पेपर ढूंढने के बाद में ये सारे क्वेश्चन निकाले, तो कोई एक ऐसा क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है तो वो दोबारा आ रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बबूल, खेर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? खेजड़ी दिखी कहाँ पर? कांटेदार वन। हमारे मरुस्थल में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। बबूल, खेर, खेजड़ी, ये सब क्या है? कांटेदार वृक्ष है। क्या है से? कांटेदार। तो मरुस्थलीय भाग जो है वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। और उसमें क्या क्या आते हैं? बबूल, खेर, खेजड़ी, ये सब किस में आते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में। इस प्रकार इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर का। कोलायत झील कहाँ पर है? कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में है, जहाँ पर कपिल मुनि ऋषि का मेला भी भरता है। तो कोलायत झील कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर कपिल ऋषि का जो है वो मेला लगता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोलायत झील कहाँ पर है? बीकानेर में। उदयपुर में पिचोला, उदय सागर, फतेह सागर, स्वरूप सागर, बहुत सारी झील हैं। चूरू में हमारा तालछापर अभ्यारण्य है। अजमेर में हमारी आना सागर झील है। आना सागर के अलावा क्या है? आना सागर के अलावा हमारी फय सागर झील है, जिसका नाम नया नाम क्या है? अरुण सागर झील कर दिया है। फय सागर नाम का नया नाम क्या कर दिया है? अरुण सागर कर दिया है। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 106 नंबर का। 106 नंबर का जो क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो कांटेदार वन वन कहाँ पर मिलेंगे? उदयपुर में नहीं मिलेंगे, बारां में नहीं मिलेंगे, कोटा में नहीं मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे? जैसलमेर में। मरुस्थलीय क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो मरुस्थल में कैसे वन मिलेंगे? उष्णकटिबंधीय कांटेदार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 106 के बाद 107। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है? जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है। तो जल विद्युत शक्ति किससे होती है? माही बजाज सागर से बिजली बनती है। और ये जल विद्युत शक्ति का मतलब ही क्या है? कि बिजली पैदा करती है। तो बिजली हमारे कौन से बांध से पैदा होती है? माही बजाज सागर जो बांध है उससे क्या है? बिजली हमारी क्या है? बनती है। साथियों, थकान अपने शीर्ष पर है, लेकिन हम हार नहीं मानने वाले हैं। हम हमारे क्वेश्चन पूरे करेंगे ही करेंगे। माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। और यहाँ से क्या बनती है? बिजली। जवाई बांध कहाँ पर है? पाली में। जवाई नदी पर बना हुआ है। झाक ऊंचा बांध लिखा हुआ है। तो हम एक फैक्ट क्लियर करते हैं यहाँ से।
प्रतापगढ़ का जो जाखम बांध है वो सबसे ऊंचा बांध है। स्वरूप सागर हमारा कहाँ पर है? उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माही बजाज सागर बांध कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, और इससे जल विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। बढ़ते हैं 108 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? राजस्थान में जलोढ़ मृदा, कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। यह मृदा राजस्थान के उत्तर एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है। उत्तरी एवं पूर्वी जिलों में पाई जाती है। इसमें ये उपजाऊ मृदा है। लाल भूरा इसका कलर है। तो ये सारे ही ऑप्शन क्या है? ये तो सही है, ये सही है, ये भी सही है। वही नाइट्रोजन वाली बात जो एग्जामिनर बार बार रिपीट कर रहा है। आपने देखा है 1 से 2 एग्जाम में एक ही बात रिपीट हो गई कि इसमें क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा, पर्याप्त नाइट्रोजन की मात्रा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जलोढ़ मृदा में पर्याप्त नाइट्रोजन की मात्रा नहीं होती है, इसलिए इसने क्या कहा था? सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी, इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है, जबकि एग्जामिनर ने यहाँ पर लिख रखा है होती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जलोढ़ मृदा के बारे में ये चीज़ें जरूर ध्यान रखिए, रिपीट होगा तो भी यही चीज़ें पूछी जाएगी। 109 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कहाँ पर कम है? जैसलमेर में। कहाँ पर? 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं मात्र। 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया, मतलब इस तरीके से 1 किलोमीटर की लाइन, इस तरीके से 1 किलोमीटर, और इतने बड़े एरिया में कितने लोग रहते हैं? 17 लोग। मतलब इनके पास बोरा भर भर के ज़मीन है, बोरा भर भर के ज़मीन है, लेकिन ज़मीन में पकता कुछ नहीं है, तो क्या करे फिर ज़मीन का? तो हमारे जैसलमेर में क्या है? जनसंख्या घनत्व पूरे राजस्थान में सबसे कम है। प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 17 है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 110 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन हमारा कहाँ पर है? रावतभाटा, चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? और थर्मल पावर स्टेशन, हमारा थर्मल पावर जो तापीय विद्युत ग्रह जो पहला था वो कौन सा था? सूरतगढ़, गंगानगर। और थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? ये अपना हो जाएगा रावतभाटा, चित्तौड़ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो क्या अरावली में है? नहीं। दक्षिण पूर्वी में है? नहीं। अर्ध शुष्क में और पश्चिम मरुस्थल में। वैसे साथियों ये एग्जामिनर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में इसको थोड़ा लाभ तो मिलता है, लेकिन इसने एग्जामिनर ने जो सही आंसर इसका माना है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में इसका क्या है? ये अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगली बार भी ऐसे क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसका यही करना है, पश्चिम मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर का क्या है, राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है? तो ताल छापर कहाँ पर है? चूरू में। किसके लिए फेमस है? काले हिरण या कृष्ण मृग जिसको कहा जाता है उसके लिए प्रसिद्ध है। अपन देखते कुछ अभ्यारण्य। राजसमंद अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़िया के लिए फेमस है। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो अजमेर पाली में है। सिरोही में कौन सा अभ्यारण्य है? माउंट आबू अभ्यारण्य है जो जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का अलवर अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये कोटा है, झालावाड़ में फैला हुआ है। और नेक्स्ट अभ्यारण्य हम देखें तो भैंसरोगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। इस प्रकार इन मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जैसलमेर बार में फैला हुआ है। इस प्रकार इन अभ्यारण्यों को ध्यान रखना है। ताल छापर कहाँ पर है? हमारा चूरू में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर का क्वेश्चन क्या है, मरुस्थलीय मृदा के बारे में सबसे असत्य कथन कौन सा, मतलब गलत कथन कौन सा है? मरुस्थलीय मृदा पवनों द्वारा विस्तारित होती है, मतलब ये कह रहा है कि पवनों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ के जाती है। बिल्कुल जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन हमें क्या पूछा है? असत्य पूछा है। इसमें उर्वरता की कमी लेकिन लवणता अधिक, मतलब इसमें किसी फसल को उत्पादन करने की उर्वरता शक्ति तो उसकी कम है, लेकिन लवणता मतलब खारापन इसमें ज़्यादा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। बेर, सहजन तथा करोंदा मरुस्थलीय मृदा में सुधार में उत्तम माने जाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये भी। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में तो हमारी कौन सी पाई जाती है? कौन सी मृदा पाई जाती है? अभी हम पढ़ रहे कभी से, कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में ना होकर कौन सी है? जलोढ़। इसलिए इसका ये ऑप्शन गलत हुआ। इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। मरुस्थलीय मृदा पूर्वी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। इसने बताया है पाई जाती है, जबकि एग्जामिनर ने ये लिख के दिया है कि पाई जाती है, जबकि वास्तव में वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसलिए इसका ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
114 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? हमने कर लिया खेजड़ी, खेजड़ी प्रोसोपिस सिनेरेरिया, याद रखिए प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। रोहिडा का वैज्ञानिक नाम टेकोमेला अंडुलेटा है, याद रखिए। अब पशु पक्षी 81 है और फूल पेड़ 83 है, इस बात को याद रखिए। इस बार को आप इसको 3-4 बार इस क्लास को आप रिवाइज करना, फिर देखना आपको सारी चीज़ें मुँह ज़बान याद रहेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो है हमारा। 115 नंबर का क्वेश्चन जो है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, सीधा फैक्ट है ये। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर है? बिस्वाल बीकानेर में। कहाँ पर है? बिस्वाल बीकानेर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिस्वाल बीकानेर में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। रोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपने अभी देखा कहाँ पर है हमारा? अजमेर पाली में हमारा विस्तृत है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान के पाली अजमेर जिले में यह टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है, 17 नंबर, ऊंट की उस नस्ल को चुनिए जिसमें समुद्री जल में तैरने की उत्तम क्षमता होती है। समुद्री जल में तैरने की क्षमता कौन सा ऊंट रखता है? खराई ऊंट। खराई ऊंट क्या है? अपना भोजन खाने के लिए समुद्र में बहुत अंदर तक जाता है। यह अपने गुजरात में जो कच्छ का रण है वहाँ पर भी पाया जाता है। और ये खराई ऊंट है वो क्या है, ऊंट से जो जल में तैरने की उत्तम क्षमता रखता है, क्योंकि उसको भोजन के लिए वहाँ पानी में जो वनस्पति उगती है उस पर निर्भर रहता है ये, तो इसलिए खराई ऊंट क्या है, पानी में तैरने की उत्तम क्षमता वाला ऊंट माना माना जाता है। बाकी जैसलमेरी, बीकानेरी ऐसे ऊंट की नस्लें कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान में। नाचना ऊंट है वो राजस्थान में पाया जाता है, जो कि जैसलमेर का प्रसिद्ध है नाचना ऊंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 118 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला बड़ा कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है? पहला कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र हमारा कोटा वाला है। कोयले पे आधारित पहला कौन सा है? तो कोटा। कौन सा है? कोटा। कोयले पे आधारित पूछेगा तो पहला कौन सा हो जाएगा? कोटा। इसका ऑप्शन बी इसका सही है, कोटा ताप विद्युत संयंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, धीरू भाई अंबानी सौर पार्क कहाँ स्थित है? तो धीरू भाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर है? ये भी सीधा फैक्ट है, धूलसर में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? नेक्स्ट हमारा जो है 120 नंबर का क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है? भरतपुर जिले को, भरतपुर जिला हरियाणा से सीमा बनाता है और उसको इसलिए गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है, 121 नंबर का क्वेश्चन क्या है, सीकर का कौन सा स्थान गोटा? तो गोटा के लिए हमने पढ़ लिया कौन सा? खंडेला। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, गोटा वाला जो दूसरे एग्जाम में पूछा गया था। तो गोटे के लिए क्या प्रसिद्ध है? खंडेला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा अभी भी बरकरार है, क्योंकि हार हम मानने वाले हैं नहीं। हम उन लोगों में से नहीं जो हार मान ले, हम उनमें से हैं जो परीक्षा को उसकी औकात दिखा दें। बढ़ते साथियों आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा? 122 नंबर का क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? जालोर। जालोर। जालोर की साक्षरता दर सबसे कम है। इस प्रकार इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जालोर सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? केवलादेव रिपीट हो गया, कहाँ पर है? भरतपुर में है केवलादेव। कहाँ पर है? भरतपुर में है, जो साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राजस्थान के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बांध चंबल पर नहीं है? चंबल पर मैंने सबको बता दिया है कि मध्य प्रदेश में गांधी सागर है, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, कोटा बैराज कोटा में है, रामगढ़ बांध कहाँ पर है? जयपुर में है। रामगढ़ बांध कहाँ पर है? जयपुर में। तो इसका ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रामगढ़ बांध है वो चंबल नदी पर नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 125 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी सबसे लंबी नदी है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप इसको फटाफट रिवाइज करते जाइए, और इस क्लास में मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सामने कम समय में आपको उपलब्ध कराऊंगा। आप फटाफट इसको रिवीजन करते जाइए और अपने एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन करते जाइए। खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये बता दो, खेतड़ी कहाँ पर है? खेतड़ी कहाँ पर है? तो झुंझुनू में है। खेतड़ी बासियाल संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? झुंझुनू में है। खेतड़ी झुंझुनू में है, तो खेतड़ी बासियाल संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? झुंझुनू में है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं आगे। 127 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर? गुरु शिखर 1722 मीटर। ये भी हो गया रिपीट क्वेश्चन। इसके बाद कौन सा है? शेर। शेर इसके बाद सेकंड नंबर की हाईएस्ट चोटी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 128 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? ये मिलान का है। जयसमंद झील कहाँ पर है? जयसमंद झील कहाँ पर है? तो उदयपुर में है।
सांबर झील कहाँ पर है? सांबर झील कहाँ पर हो जाएगी? डिडवाना अगर दे रखी है तो डिडवाना नागौर हो जाएगी, सांबर जयपुर हो जाएगी, पचभद्रा कहाँ हो जाएगी? बाड़मेर हो जाएगी। आप लोग इसका मिलान कर लीजिए। मैं एक बार बता देता हूँ, जयसमंद झील कहाँ पर है? जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। सांबर झील कहाँ पर है? जयपुर में है। डिडवाना झील कहाँ पर है? नागौर में। और पंचपंद्रा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन आप देख लीजिए। जो तो आप मिलान कर पाओगे आराम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129। प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर है? तो प्राकृतिक गैस आधारित रामगढ़ ताप संयंत्र कहाँ पर है? जैसलमेर में, जो नेचुरल गैस पर आधारित है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 130 का। सुमेलित कीजिए, हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? कोटाबंदी। बारह जलावड़ कहाँ पर है? बारह और ये रहा जलावड़। ब्रज भाषा भरतपुर का अलवर कहाँ पर है? करौली, ये रहा। मारवाड़ी भाषा मरुस्थल के जिले जोधपुर जैसलमेर, ये रहे। शेखावटी सीकर झुंझुनू, ये रहे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर आप देख लीजिए। और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ज़्यादा डरने वाली बात है नहीं। 2 मैराथन और करने के बाद में मुझे नहीं लगता कि राजस्थान ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन बचेगा जो तुम्हारे तक ना पहुंच पाए। तो आप इस क्लास को बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। बार बार रिवीजन करने से आपके सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन रह तो नहीं गया, देख लेते हैं। रह ही गया था। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य से सीमा नहीं बना था? कौन हरियाणा से सीमा नहीं बना था? तो इसमें दे रखा होगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये हरियाणा से कैसे बनाएगा? ये दक्षिण में है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थल क्षेत्र में नहीं आता? तो हम देख लेते हैं। जोधपुर मरुस्थल में आता है, जैसलमेर आता है, झुंझुनू आता है, जबकि उदयपुर मरुस्थल में नहीं आता। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उदयपुर मरुस्थल का हिस्सा नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 133 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के इन क्षेत्रों में कौन सा उत्तर शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का भाग है? शुष्क उत्तर पश्चिम मैदान का भाग है। मरुस्थल 2 प्रकार का होता है, अर्ध शुष्क और शुष्क। तो यहाँ पूछना चाह रहा है कि बाकी सारे जिले हैं वो अर्ध शुष्क वाले दिए होंगे, लेकिन एक जिला ऐसा होगा जो शुष्क का दिया होगा। उत्तर पश्चिम बीकानेर, ये अर्ध शुष्क में आता है। हनुमानगढ़ अर्ध शुष्क में आता है। गंगानगर अर्ध शुष्क में आता है। लेकिन बाड़मेर वो क्या है? शुष्क जिला है। क्या है? शुष्क जिला है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाड़मेर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है? क्या पूछा है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में से किस जिले का में लिंगानुपात सबसे अधिक है? किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है, ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन मैं आज छोड़ रहा हूँ, आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिंगानुपात की परिभाषा भी मुझे लिख के भेजिए, ताकि मुझे देखूंगा मैं कितने लोगों को आता है ये क्वेश्चन। और आप लोग इस क्लास को बार बार रिवाइज करोगे तो मुझे लगता है कि आप आराम से सारा मैटर रिवाइज कर पाओगे और अच्छे से आप चीज़ों को याद रख पाओगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये ज़रूर बताएं कि ऐसी क्लास है पटवारी से पहले, पटवारी एग्ज़ाम और वीडियो एग्ज़ाम से पहले और कितनी आनी चाहिए, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और कम समय में मैं पूरी करा सकूं। तो साथियों, क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।